तो इंटरनेट के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? इंटरनेट क्या है? अच्छा, तो मेरा आपसे सवाल क्या था कि इंटरनेट क्या होता है आपके हिसाब से? इंटरनेट को क्या आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? व्हाट इज़ इंटरनेट? कौन बताएगा? कोई भी नहीं, किसी को नहीं पता? कितने सारे स्टूडेंट हैं यार, और मतलब किसी को भी इंटरनेट का आइडिया नहीं है। जी, बता बता, बैठे बैठे बता दो, मसला नहीं, सुकून से बैठे आप, खड़े होंगे आप परेशानी होगी आपको। कनेक्ट करता है, अच्छा, सही है। तो सिर्फ कंप्यूटर करता है, आपको कनेक्ट नहीं करता? हाँ, आपको भी कम्युनिकेट करता है। हाँ, इंटरनेट का जो बेसिक पर्पस था वो कम्युनिकेशन था। सिंपल वर्ड के अंदर इंटरनेट बनाया ही कम्युनिकेशन के लिए गया था, कि हम इस पे कम्युनिकेट कर सकें, डेटा को ट्रांसफ़र कर सकें, अपनी बातों को कहीं और से कहीं और पहुंचा सकें। वो डेटा ही है बेसिकली आपका। ठीक है, तो इंटरनेट का मकसद वो था। बट वही बात होती है कि चीज़ बनाई किसी और पर्पस के लिए जाती है, बट वक्त के साथ साथ चीज़ें जो है ना अपडेट होती जाती हैं, तो उनका पर्पस चेंज होता जाता है। पर्पस चेंज नहीं होता, वो तो रहता ही है उसका, बट उसके साथ और भी चीज़ें क्रिएट होती चली जाती हैं। राइट? कम्युनिकेशन आज भी आप लोग करते हैं, सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, सब में बड़ी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू ही हो सकती है ना। इंटरनेट नहीं है तो आप लोग किसी से कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते। मतलब आप यहाँ पे बैठे बैठे यूएस के लोगों से कांटेक्ट कर लेते हैं, यूएस वाले पाकिस्तान से कांटेक्ट कर लेते हैं। तो पर्पस क्या होता है भाई? कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो इंटरनेट का पर्पस कम्युनिकेशन है, तो फिर आपका ताल्लुक इंटरनेट से क्यों है? क्योंकि आपकी फील्ड ऐसी है कि जो बगैर इंटरनेट के काम ही नहीं कर सकती। ऐसा ही है ना? अगर तो इंटरनेट नहीं है तो आपकी फील्ड बेकार है, ख़त्म है, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है, उसका मकसद ही नहीं है कोई। लोग बोलते हैं इंटरनेट ख़त्म हो जाए, अबे भाई कैसे ख़त्म हो जाए यार? एक चीज़ बन गई है तो वो ख़त्म होना इतना आसान नहीं है, और वो तो वर्ल्ड वाइड में इतना ज़्यादा फैली हुई है कि आप उसको ख़त्म कर ही नहीं सकते। और अगर इंटरनेट को रोकने का मकसद है, आप दुनिया का पूरा निज़ाम रोक दोगे इस वक्त। सारा निज़ाम इस वक्त किस पे चलता है? इंटरनेट पे चलता है, ठीक है। सारी चीज़ें, डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, बड़े बड़े स्टोर्स चलते हैं। आजकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप लोग यूज़ करते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट्स के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं वो चलते हैं। तो यानी कि एक पूरा डिपार्टमेंट आपका व्हाट्सएप है, आपकी सारी कम्युनिकेशंस हैं, तो सब किस पे डिपेंडेंट है? इंटरनेट के ऊपर। आपकी फील्ड ऐसी है कि आप काम भी इंटरनेट पे करते हो, तो आपकी फील्ड भी डिपेंडेंट किसके ऊपर हुई? इंटरनेट के ऊपर। अब इंटरनेट पे कुछ चीज़ें काम करती हैं कुछ अलग तरीके से, समझना पड़ता है हमें। गूगल कैसे काम करता है? हम जाते हैं फटाफट सर्च करते हैं और हमें डेटा मिल जाता है, ठीक है। आज की क्लास से पहले तक तो आपको यही पता होगा कि आप फटाफट जाते हो इंटरनेट पे लिखते हो और आपको डेटा मिल जाता है। बट वो डेटा मिलता कैसे है, आता कैसे है, क्या प्रोसेस है, ये आपको इससे पहले नहीं पता होगा, जो आज आपको क्लास में मैं बताऊँगा। ठीक है, क्लियर है? एक्टिव रहिएगा, बस बता रहा हूँ मैं आपको। सोना सोएगा, जिसको भी नींद आ रही है फटाफट जाए बाहर, मुँह हाथ धो के आ जाए। स्क्रीन सबकी अब ओपन हो चुकी है, लैपटॉप सारे सबकी स्क्रीन ओपन है, आप लोग ही नहीं है, तो वो आहिस्ता 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 ओपन हो जाएंगी, ठीक है, मसला नहीं है। यहाँ तक तो नज़र आ रहा है ना आप लोगों को सारी चीज़ें? क्लियर है? यहाँ तक नज़र आ रहा है सबको? लास्ट वालों को भी? ये वाली स्क्रीन चल रही, बड़ी वाली चल रही है, ये वाली? ये भी नहीं चल रही? शान, ये वाली भी ओपन करा दो ना आप। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपसे बात करी भाई इंटरनेट काम कैसे करता है, या आपका आप इंटरनेट पर सर्चिंग करते हो या कुछ भी ढूंढते हो, फाइंड करते हो, तो उसका मैकेनिज़्म क्या है, वो कैसे काम करता है, किस तरह उसकी बैक एंड पे सारी चीज़ें होती हैं, इस चीज़ों को समझना है। बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। इन चीज़ों का आपसे काफ़ी ज़्यादा रिलेट इसलिए होगा क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो वो सारी चीज़ें इंटरनेट पर डिपेंडेंट है। आपने जो वेबसाइट्स वगैरह, वेब एप्लीकेशंस बनानी हैं, वो सारी इंटरनेट के ऊपर ही डिप्लॉय होती हैं, सारी चीज़ें उन्हीं पर चलती हैं। तो आपको तो ये चीज़ें समझना ज़रूरी है, ठीक है। अब सबके पास स्क्रीन शो हो रही होगी, यहाँ सामने भी आ रही है ना आपके पास? ये दो चल रहे हैं ना LCDs, तो जिनको नज़र नहीं आ रही वो LCD के ऊपर देख लेगा तो नज़र आ जाएगी ना। ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ, मेरे पास google.com लिखता हूँ, मेरे पास एक गूगल का सर्च इंजन आता है, ठीक है। सर्च इंजन तो पता होगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल मुझे इस पर सर्च करना है कुछ भी XYZ, जैसे मैंने इस पर सर्च कर दिया
स्पेस मैंने जो है ना सर्च कर दिया, मैं स्पेस एक्स कर लेता हूँ चलो एग्जाम्पल के तौर पर। तो मेरे पास कुछ डेटा आ जाता है, यहाँ पर एक वेबसाइट आ जाती है, फिर उसके बाद कुछ ब्लॉग्स रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स आ जाते हैं आपके पास, ट्विटर आ जाता है आपके पास, विकीपीडिया आ जाता है। तो मतलब आपके पास मल्टीपल चीज़ें आपके पास यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है, और बहुत फास्ट आती हैं, ठीक है। अब ये आती कैसे, हमें इसको समझना है, ठीक है। दो चीज़ें आपने समझनी पहले तो, हमारे पास दो कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास क्लाइंट का, ठीक है। किसका कॉन्सेप्ट होता है, क्लाइंट का। नजर आ रहा है सबको, ग्रेट। क्लाइंट क्या होता है आपका, क्लाइंट आपका ये कोई वाला क्लाइंट नहीं है, यानी कि आपके पास आता है सामान, मतलब कोई ले रहा है कस्टमर वाला, नहीं, ये वो वाला क्लाइंट नहीं है। ये क्लाइंट है आपका, आपका पीसी। क्या है आपका पीसी, यानी कि आप जो अब जैसे मेरे पास ये जो चीज़ शो हो रही है सामने, ठीक है, मैं गूगल पर सर्च कर रहा हूँ, सही है, इसको हम क्या कहते हैं, क्लाइंट। फ्रंट एंड को, और इसको आसान वर्ड में फ्रंट एंड आपका जो है, इसको हम क्या कहते हैं, क्लाइंट। यानी कि मैं कुछ भी आता हूँ यहाँ पर गूगल पर सर्च कर रहा हूँ, तो यानी कि मैं क्लाइंट हूँ और मैं यहाँ पे मतलब कुछ क्लाइंट से कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सही है। यानी कि मैं आया, मैंने यहाँ पे लिखा स्पेस एक्स, ठीक है, तो ये मैंने रिक्वेस्ट क्या भेजी, मैंने क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजी है, सही है। मैं एज अ ह्यूमन किसको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, क्लाइंट को, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, क्लाइंट सबको समझ में आ गया। किसी का सवाल है इसमें कोई, ठीक है। सवाल होगा, आप लोग इस तरह वैसे डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, क्या करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे ताकि मुझे नज़र आए कि कौन सवाल कर रहा है, ठीक है, वरना इतनी दूर से मुझे पता नहीं चलेगा कौन सवाल कर रहा है। क्लियर है, ग्रेट। ये हो गया क्लाइंट। क्लाइंट के साथ दूसरी चीज़ हमारे पास होती है सर्वर। क्या होती है, सर्वर। सर्वर क्या होता है, किसी को पता है, जिसको पता है वो हाथ खड़ा करेगा, बोलेगा भाई सर ये सर्वर होता है। किसी को नहीं आइडिया, कुछ तो पता होगा आपकी नॉलेज में, कुछ छोटा मोटा कुछ भी है। गलत आउटपुट भी दो, लेकिन आउटपुट दो ताकि मुझे नजर आए कि आप लोग इस चीज को समझ रहे हो। जी, सॉरी, बैकएंड पे होता है, ठीक है जी। आप हाथ खड़ा कर रहे थे, क्लाइंट डेटा ले रहा है, बिल्कुल सही है। और कोई सर्वर की कोई एग्जांपल दे सके, जी जी। सर्वर पे डेटा स्टोर नहीं होता, ये पॉइंट है, सॉरी मैं आपको यहाँ करेक्ट करूंगा, लेकिन आप बैठो बैठो, बताता हूँ मैं आपको, सर्वर पे डेटा स्टोर नहीं होता। हाँ, और कोई, किसी को कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो, नहीं, बिल्कुल भी आइडिया नहीं सर्वर क्या होता है। कोई एग्जाम्पल के तौर पे आप सर्वर जानते हो, सर इसको सर्वर कहते हैं, जी। पूरी बैकएंड सर्वर के लिए होती है, ठीक है, ये बात भी कहीं हद तक सही है आपकी, बिल्कुल। इसके अलावा और कोई, जी। क्लाइंट को कनेक्ट करवाता है सर्वर, नहीं, ये भी नहीं है। क्लाइंट से कनेक्ट होता है सर्वर, कनेक्ट करवाता नहीं है, दो अलग चीज़ हो जाएंगी ये, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं। और कोई, जी, ठीक है, ये भी कह सकते हैं आप, सही है। चलें, सबका क्लियर हो गया, मतलब सबको समझ। अब किसी का कोई जवाब रहता है तो देना चाहे तो बता दे फटाफट जल्दी से, ये नहीं है, नहीं है, चलो। सर्वर क्या होता है, सर्वर सिंपल वर्ड में आपका पीसी है, यानी कि आपके घर पे जो डेस्कटॉप रखा होगा, अपने पीसी होते हैं ना, पीसी तो समझते हैं ना, क्या होता है पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। यानी कि आपका जो एक पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है, आपका जो अपना कंप्यूटर है, उसके अंदर वो जो इतना सा बड़ा डब्बा रखा होता है जिसको हम सीपीयू बोलते हैं आसान वर्ड के अंदर, वो सर्वर ही होता है आपका बेसिकली। क्या होता है, सर्वर। डेटाबेस अलग चीज़ है, सर्वर अलग चीज़ है, दो चीज़ समझना, ठीक है। आप सर्वर के अंदर कोई डेटा स्टोर नहीं करते, सर्वर के थ्रू डेटा स्टोर होता है, दो अलग बात है। क्या बात है, सर्वर के थ्रू डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है, सर्वर में डेटा जो है ना स्टोर नहीं होता, ठीक है। सर्वर क्या है, आपका नॉर्मल पीसी है जिसमें आपके पास हार्डवेयर लगी हुई है, जिसमें आपके पास आपकी आईपीज़ है, सॉरी आईसी है, जिसके अंदर आपके पास प्रोसेसर आता है, जिसमें आपके पास रैम आती है और सारी चीज़ें लगती हैं। हार्ड ड्राइव के लिए आप एसएसडी यूज़ करते हैं या हार्ड ड्राइव यूज़ करते हैं, ठीक है। हार्ड ड्राइव सर आपके पीसी का पार्ट ज़रूर है, लेकिन वो सर्वर नहीं है, वो आपका डेटाबेस होता है, ठीक है। सर्वर समझ में आ गया, सिंपल। आपका एक सर्वर क्या है, आपका पीसी, आपका लैपटॉप आपका सर्वर है, ठीक है। जो आपका सर्वर है किसी और का सर्वर नहीं हो सकता, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, सवाल है इसमें किसी का, सही।
तो सर्वर क्या हुआ आपका, ये क्लाइंट हो गया, और ये आपका एक जो बड़ा सा आपके सामने इस तरह चीज़ रखी होती है जिसको हम कह देते हैं सर्वर, ठीक है, जिसको लोग पीसी भी कहते हैं, जिसको सीपीयू भी कहते हैं, ठीक है, सब चीज़ें डिफाइन होती हैं। ये आपका क्या कहलाता है, सर्वर। अब आपने कहा कि सर्वर में डेटा स्टोर होता है, तो मैंने आपसे क्या कहा, नहीं, सर्वर में डेटा स्टोर नहीं होता, डेटा स्टोर होता है डेटाबेस के अंदर। किसके अंदर स्टोर होता है, डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस क्या है, आपका हार्ड ड्राइव और आपका कोई भी डेटा की टूल्स हो सकता, कुछ भी हो सकता है, आपका यूएसबी भी डेटा आपका जो है ना वो कह सकते हो आप डेटाबेस है, आप अपना डेटा स्टोर करते हो ना उसके अंदर, आपकी हार्ड ड्राइव है, आपकी एसएसडी है, तो आपका मेमोरी कार्ड क्या है, आपकी जो मोबाइल के अंदर आपके पास जो एक रैम और रोम होती है, वो रोम क्या होती है, वो आपकी क्या है, डेटा, मतलब जिसमें आप डेटा स्टोर कर रहे हो, ठीक है। हाँ, ये कह सकते हो कि डेटाबेस सर्वर के अंदर हो सकता है, ये अलग चीज़ है, लेकिन सर्वर के जो है ना, मतलब सर्वर इटसेल्फ अपने अंदर डेटा स्टोर नहीं करता, ठीक है। ये क्या कहलाया आपका, डेटाबेस, ठीक है। एग्जैक्टली, मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल ऐसा ही है, मिडिल वेयर बेसिकली कहा जाता है सर्वर को, मैं इस पर भी आता हूँ। डेटाबेस समझ में आ गया। अगर किसी को डेटाबेस नहीं पता तो डेटाबेस क्या होता है, सिंपल जहाँ पर डेटा स्टोर होता है बस। यानी कि अगर आप अपने घर में अलमारी रखते हो, तो आपके घर में अलमारी है ना, तो आप उसके अंदर क्या करते हो, अपने कबर्ड में जो, या अपने जो है आपने कपड़े रखते हो, तो वो क्या है, एक डेटाबेस है, ठीक है, वहाँ पे आपके कपड़े रखे हुए हैं, ठीक है, वो डेटा क्या है, वो आपके कपड़े हैं, सही है। आपके पास फ्रिज होता है जिसमें आप खाने का सामान रखते हो, तो वो क्या है, वो भी डेटाबेस है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, डेटा रख रहे हो, डेटा क्या है आपका, खाना, सही है। तो ये एग्जाम्पल है रियल वर्ल्ड की, ठीक है, जिसको आप जो है ना जिस चीज़ से रिलेट करके समझ सकते हो कि डेटाबेस का काम क्या है, सिर्फ डेटा को स्टोर करना और कोई खास काम नहीं है इसका, बस। क्लियर हो गई बात, कितने लोगों की बात समझ में आ गई, और कितने लोगों को नहीं है अभी ये बात समझ में, सबको आ गई है, ग्रेट, चलो। अच्छा, अब सर्वर आप लोगों ने कुछ इस तरह के भी देखे होंगे, है ना, ये देखे होंगे ना आपने मूवीज़ के अंदर, और बहुत सारी जगहों पर आप लोगों ने देखे होंगे इस तरह के बड़े बड़े सर्वर रूम्स होते हैं। सही है, देखिए ना इस तरह के। तो एक तो आपका पीसी मैंने आपको बताया सर्वर है, सही है, एक ये सर्वर है। क्या दोनों में कोई डिफरेंस है, नहीं, इसमें सिर्फ डिफरेंस उसके स्पेसिफिकेशंस का है, उसके अंदर उसके रैम का है, उसके हार्ड ड्राइव का है, उसके अंदर कितना बड़ा प्रोसेसर लगा हुआ है, उसके अंदर कितनी उसको कूलिंग पावर की नीड है, सिर्फ इतना डिफरेंस है, और उससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। बाकी सारी वही चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल पीसी के अंदर होती हैं, ठीक है। तो ये सर्वर ही होता है आपके। अब ये जो सर्वर्स होते हैं ये आपके पीसी से क्यों डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ये सर्वर सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये पर्सनल जो है ना आपका पीसी नहीं होता, ये सर्वर ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी कंट्री के स्पेसिफिक हो सकता है, किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकता है। आप लोग जो है ना फेसबुक इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, अब आपको क्या पता कि फेसबुक इंस्टाग्राम पे कितने सर्वर हैं, ऐसा ही है ना। आप इस चीज़ को अगर ऑब्जर्व करो कि आपका पर्सनल पीसी आपके लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें आप कभी कभी वो हैंग भी कर जाता है, राइट, ऐसा ही है ना, करता है ना हैंग। अगर आपका पीसी थोड़ा सा हाई स्पेक का ना हो और आप कोई ऐसी चीज़ उसमें चला दो, तो मतलब जैसे कि कोई आप कोई 4K मूवी चला दो जो कि उसको सपोर्ट ही नहीं करती है, तो वो उसको हैंग कर सकता है। या आप कोई ऐसा प्रोडक्ट चला दो या कोई ऐसी वेबसाइट को ऑन कर दो जो कि 3D जो है ना, या डेटा इतना जो है लोड लेता है, तो उसके अंदर क्या होता है, वो हैंग करना शुरू कर देती है। तो उसका रीज़न ये है कि आपका पीसी उसके लिए बना नहीं है, ठीक है, ये रीज़न है। अब ये जो सर्वर्स होते हैं, ये सोचो आप, ये बिलियंस ऑफ यूज़र्स को जो है ना हैंडल करते हैं, बिलियंस ऑफ यूज़र को। फेसबुक पर एक्टिव यूज़र भी बिलियंस से ऊपर होते हैं, एक सेकंड की बात करता हूँ या एक मिनट की बात करता हूँ, एक्टिव यूज़र 1 बिलियन से ऊपर होते हैं फेसबुक के ऊपर। तो आप सोचो क्या उसको वो छोटे पीसी में रख सकते हैं, नहीं, तो उसके लिए बड़े बड़े पीसीज यानी कि बड़े बड़े सर्वर्स रिक्वायर्ड होते हैं, सही है। तो वो इस तरह के होते हैं सर्वर रूम वगैरह, मैं उस पर आता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता बात करता हूँ, बट समझाने के लिए आपको भी जो है ना ये इतना काफ़ी है। क्लियर है, सर्वर समझ में आ गया आपको, ठीक है। डेटाबेस भी कोई आपको कोई खास इसकी कुछ तस्वीरें नहीं मिलेंगी, वो आपको हो सकता है इस तरह की तस्वीर मिल जाए, सही है, या दिखाने वाला आपको फिर वो इस तरह का सर्वर रूम ही दिखा देगा, क्योंकि ये होते सर्वर के साथ ही होते हैं, ये कोई अलग सेपरेट से कहीं रखे नहीं जाते हैं, होते सर्वर का पार्ट ही है, लेकिन सर्वर नहीं होते ये।
सर्वर का काम अलग है, सही है, ये बात क्लियर हो गई। ये आप देख सकते हो इस तरह के आपको जो है ना डायग्राम आ सकती हैं, इस तरह का क्लाउड आपके पास आ सकता है, यानी कि ये जो बादल बना हुआ आपको नज़र आ सकता है। तो ये मेनली जो है ना आपके पास निशानियाँ होती हैं किस चीज़ की, डेटाबेस की। ये बात क्लियर हो गई, कितने लोगों की बात समझ में आ गई है? ठीक है, कोई सवाल है इसमें किसी का? मैनेजमेंट सिस्टम अलग चीज़ होती है, मैं उस पर भी आऊँगा। चलो एक एक चीज़ को जो है आस्ते आस्ते तक जो है ना कवर करता है। ये क्लाइंट आपका हो गया, ये आपका सर्वर हो गया, और ये आपका डेटाबेस हो गया। अब क्लाइंट मैंने आपको समझाया, क्लाइंट आपका सिंपल वर्ड में आपका एग्जाम्पल के तौर पर एक सिर्फ गूगल है, ठीक है। यानी कि मैं इसको अगर ऐसे दिखा दूं कि ये आपका गूगल आ जाएगा, ठीक है, और उसके अंदर आपके पास इस तरह का सर्च इंजन आ जाता है ना। थोड़ा सा ख़राब बन रहा है ये, लेकिन खैर है, काम चला लेंगे इससे हम, सही है। यह आपका क्या है, क्लाइंट। अब क्लाइंट पे मैंने एक डेटा मंगवाने की कोशिश करी क्लाइंट के थ्रू, सही है। क्लाइंट का काम क्या है, फ्रंट एंड है, यानी कि आपका काम आसान कर रहा है कोई भी डेटा मंगवाने के लिए। मैं डायरेक्ट सीपीयू से बात नहीं कर सकता, मैंने आपसे कहा ना, मैं सर्वर से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि सर्वर जो चीज़ें समझता है वो आप नहीं समझ सकते। आपको उसको जो है ना, आपका जो डेवलपर होता है या आपको जो भी कंपनी है, उसने आपको आसान करके एक क्लाइंट बना के दे दिया कि यार आप इसको यूज़ करके जो है ना हमारे से कम्युनिकेट कर सकते हो, हमारे डेटाबेस से बात कर सकते हो, सही है। ये बात समझ में आ गई? यस नो में जवाब जल्दी से, मुझे पता चलेगा यार आप लोगों को समझ में आ रही है नहीं आ रही। या मैं कभी कभी हो सकता है बात ज़्यादा हाई लेवल की कर जाऊँ तो आपको ना समझ में आए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आप मुझे बता दिया कि भाई नहीं सर मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर गया, जैसे यहाँ पर आया था, मैंने यहाँ पर टाइप किया, ठीक है, यही चीज़ मैं यहाँ पर डिज़ाइन करने की बात कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप किया, मैंने लिखा यहाँ पर, जैसे क्या लिखा था मैंने, स्पेस एक्स, है ना, ये लिखा ना मैंने। ये स्पेस एक्स मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है। कहाँ पर भेजी है रिक्वेस्ट? सर्वर के ऊपर, ठीक है। सर्वर के ऊपर मैंने एक पैकेज भेजा है जिसको मैं बोल रहा हूँ स्पेस एक्स। मैं कुछ डेटा मंगवा रहा हूँ उससे स्पेस एक्स का, या स्पेस एक्स छोड़ते हैं इसको, हम सिंपल और आसान कर देते हैं, मैं इसको स्पेस कर देता हूँ, ठीक है, सिंपल, ठीक है। तो ये क्या है, एक मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, क्या भेज रहा हूँ, रिक्वेस्ट। ये दो वर्ड याद रखना, रिक्वेस्ट, सही है, और दूसरा रिस्पॉन्स। मैं दोनों का भी एक्सप्लेन करूँगा। क्या कर रहा हूँ मैं, सर्वर पर रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, मैंने जैसे एंटर करा, ये वायरिंग के थ्रू आपका वाईफाई फ्रीक्वेंसी के थ्रू चला गया, आपके सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट चली गई, ठीक है। वो कैसे जा रही है, वो आपके पास कुछ एक रिक्वेस्ट आपके क्लाइंट से सर्वर पर जा रही है, सही है, नजर आ रहा है सबको? सर्वर से मैं क्लाइंट से मैं क्या कर रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, कहाँ पर, सर्वर के ऊपर, ठीक है। इस क्लाइंट को मैं थोड़ा सा उठा के यहाँ बाहर ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मतलब मैं एक पैकेज भेज रहा हूँ, एक डेटा मांगने की एक डिमांड कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उससे कि भाई सर्वर मुझे ये डेटा ला के दे दो। सर्वर आपको नहीं जानता, आप सर्वर को नहीं जानते, सही है। तो सर्वर को कैसे पता कि कौन सा डेटा लाना है और कहाँ से लाना है, किससे लाना है, किससे बात करनी है। सर्वर का काम है मिडिल मैन, याद रखना, क्या काम है, मिडिल मैन। मिडिल मैन क्या करता है, दो पार्टीज को आपस में मिलाता है, ऐसा ही है ना। तो सर्वर का काम है क्लाइंट और डेटाबेस के बीच में जो काम कर रहा है, वो काम कौन कर रहा है, सर्वर कर रहा है। ये बात समझ में आई? कितने लोगों को समझ में आ गई? ग्रेट। क्या काम है सर्वर का, मिडिल मैन। मिडिल मैन का काम क्या होता है, दो लोगों को आपस में मिलाना, ठीक है, ये काम तो हो गया। इसके अलावा भी वो काम करता है। अब ऑब्वियसली बात है, एक एग्जांपल देता हूँ, आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं किसी के पास, तो आप एक जाते हैं, प्रॉपर्टी एजेंट होता है, वो आपका मिडिल मैन ही होता है ना। आपको आप किसी प्रॉपर्टी से जो है, जो कोई एक बेच रहा होगा, एक खरीद रहा होगा, उससे मिलाता है। तो क्या वो ऐसे ही मिला देता है? नहीं, वो छानबीन करता है, देखता है यार ये बंदा सही है, ऑथेंटिक है कि नहीं है, ये बंदा कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें काम करता है ना। मिडिल मैन का काम ही होता है, जाहिर सी बात है, वो किस बेस पे आपसे जो है ना, वो किसी भी जो है ना रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा। कोई भी फ्रॉड आके घर बेच जाएगा, कोई फ्रॉड खरीदना आ जाएगा, तो वो क्या करता है, वेरिफिकेशन करता है और वैलिडेट करता है डेटा को। ये बात समझ में आ गई? क्या करता है, वेरिफिकेशन करता है और वैलिडेट करता है कि डेटा सही जा रहा है नहीं आ रहा, या बंदा सही है या नहीं है।
ये सारा काम किसका है? मिडिल मैन का। सर्वर का काम भी बिल्कुल सेम यही है, आने वाले डेटा को वो चेक करता है कि क्या ये डेटा सही है या नहीं है, या कहाँ से आ रहा है, क्या ये कोई फेक रिक्वेस्ट तो नहीं है, या मुझे जो है ना डैमेज करने के लिए तो नहीं आ रहा। ये सारा काम सर्वर का काम है। ये सारी चीज़ों को मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन करूंगा वक्त के साथ साथ, लेकिन अभी आपको समझा रहा हूँ ईजी वर्ड में, बिल्कुल आसान वर्ड में। वो ये चीज़ है कि सर्वर का काम क्या है? मिडिल मैन वो सारी चीज़ों को क्या कर रहा है? चेक कर रहा है। एक बॉडीगार्ड की तरह वो काम कर रहा है, आपको उस गेट में एंट्री तब तक नहीं देगा जब तक वो आपकी पूरी तलाशी ना ले ले। सही है? जो डेटा जा रहा है वो उसको पूरा जो है ना चेक करेगा कि कौन भेज रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन से कंट्री से जा रहा है, सब उसको पता होता है सर्वर को। आपकी आईपीस वगैरह ना सारी मिल जाती है। बहुत ईजी काम है ये। आपको लगता है शायद मुश्किल होगा, बट बहुत आसान काम है। मैं आपके लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना के आपको दूंगा या छोटी सी लिंक आपको भेजूंगा, मुझे आपका पूरा डेटा मिल जाएगा A to Z, आपका जितना मिल चाहिए होगा मुझे, मैं जितना चाह सकता हूँ। ठीक है? थोड़ा आसान काम नहीं है, काम टफ है, लेकिन हो सकता है, ये वो काम है। ठीक है? तो मैंने एक रिक्वेस्ट करी किसकी? स्पेस की। सर्वर पे आई, सर्वर ने चेक किया कि अच्छा भाई स्पेस की रिक्वेस्ट आ रही है, सारी चीज़ उसने वेरिफिकेशन करी कि सही बंदा है या नहीं है, रिक्वेस्ट भेजने वाला कहाँ से आ रहा है। ठीक है? कुछ ज़्यादा रिक्वेस्ट तो नहीं भेज रहा, ये भी चीज़ होती है, क्योंकि अगर तो मैं स्पेस एक्स की रिक्वेस्ट दबा के बार बार करता रहूँगा, सर्वर क्रैश हो जाएगा एक टाइम पे आके, पॉसिबिलिटी है। ठीक है? उसके लिए हम ऑल्टरनेट चीज़ें यूज़ करते हैं, मैं आपको आहिस्ते से चल के आगे बताऊँगा। ठीक है? अब सर्वर पे रिक्वेस्ट आई है, सर्वर ने उसको वेरीफाई कर लिया, दरवाजे में एंट्री दे दी कि हाँ भाई स्पेस तो आ गया, लेकिन फिर सर्वर उसको बताएगा एक काम करो, स्पेस का जो डेटा है ना वो उधर रखा हुआ है, उस रूम में जाके ले लो। बात समझ में आई? आपने सर्वर ने रूम में एंट्री दे दी स्पेस को, सही है, उसने बुला तो लिया, आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब जाना कहाँ है ये भी सर्वर बताएगा आपको, क्योंकि आपको तो नहीं पता, आप सर्वर को नहीं जानते, आप कौन से सर्वर से मिल रहे हो ये भी नहीं जानते आप, क्योंकि सर्वर एक नहीं है, मल्टीपल है, थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस में भी सर्वर्स होते हैं। आपको पता है मेटा के जो सर्वर है वो तो बहुत ज़्यादा है, मेटा के हो गए, आपके इंस्टाग्राम के, आपके फेसबुक के, मतलब बहुत सारे, जितनी भी मैं बड़ी बड़ी एप्लीकेशन की बात करूँ, सबके सर्वर बहुत ज़्यादा है, कोई एक थोड़ी है। अलग अलग रीजन के अंदर सर्वर्स हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो यूएस का सर्वर अलग है, आपका पाकिस्तान का जो सर्वर है, पाकिस्तान में सर्वर ही नहीं है, वो सर्वर आपका मुंबई में या तो फिर जो है वो आपका दुबई में आता है, मिडिल ईस्ट के अंदर आता है। ठीक है? तो इसी तरह यूएस का है तो वहाँ पे जो है ना न्यूयॉर्क में होगा, वहाँ सब में सर्वर्स लगे होते हैं, वहाँ पे तो आपको पता ज़्यादा काम होता है। बट यहाँ पर क्या है, आपकी रिक्वेस्ट मुंबई में भेजनी है या मिडिल ईस्ट में भेजनी है, ये बात आपको नहीं पता। आप भेज रहे हो, आपको तो पता भी नहीं है कहाँ जाएगा, आप तो बस फॉरन सर्च करके एंटर कर रहे हो, आपको डेटा मिल रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें कौन मैनेज कर रहा है? सर्वर, कि कहाँ कौन सी रिक्वेस्ट को कहाँ भेजना है, सही है, वो सब मैनेज कर रहा है। अच्छा, अब रिक्वेस्ट आ गई, अब मेरे पास डेटाबेस ना एक नहीं मल्टीपल्स होते हैं, पता है आपको? अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो मेरे पास 3 तरह के डेटाबेस भी मतलब 3 डेटाबेस हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं मैं आपको, ये 3 नहीं, ये बहुत ज़्यादा होते हैं, ये बहुत ज़्यादा। ठीक है? लेकिन ये क्या है, आपस में कनेक्टेड है सर्वर से सारे। ठीक है? आपके सर्वर से सारे डेटाबेस कनेक्टेड है। अब जब स्पेस की बारी आई तो स्पेस सर्वर ने एक्सेप्ट कर लिया, इसको रिक्वेस्ट को समझ लिया। अब सर्वर भी देखेगा कि मुझे कौन सी डेटाबेस में भेजनी है, हो सकता है यहाँ पर स्पेस हो, यहाँ पे स्पेस ना हो, यहाँ पे ना हो। ठीक है? तो सर्वर उस चीज़ को आइडेंटिफाई करेगा, देखेगा, सर्वर को ये पता है कि कौन सी डेटाबेस में भेजनी, इसको पता है, क्योंकि वो मैंने आपको बताया मिडिल मैन है, उसको पता है कहाँ पे चीज़ों को भेजना है। ठीक है? तो जैसे ही वो देखेगा कि स्पेस है, वो क्या करेगा, फ़ौरन आपकी रिक्वेस्ट को, आपके पैकेज को भेज देगा उस डेटाबेस के पास जहाँ पर सर्वर यानी आपका स्पेस का डेटा रखा हुआ है, उसने वहाँ पे मौजूद है। अब आपके डेटाबेस में आ गई ये चीज़, एक रिक्वेस्ट आ गई। ठीक है? सर्वर भी रिक्वेस्ट भेज रहा है डेटाबेस पे और उसको बोल रहा है कि भाई स्पेस का जितना भी डेटा है ना सारा ला के दे दो मुझे। सही है? अब वो इसके अंदर है या इसके अंदर है, इसके अंदर है, वॉट एवर वो जो भी है, लेकिन क्या है, यहाँ पर उसने रिक्वेस्ट भेजी, डेटाबेस के अंदर उसने फाइंड किया कि ये चीज़ है या नहीं है। ऑब्वियसली बात है उसके पास तो है ही, लेकिन एक बात है वो फिर भी चेक करता है कि ये चीज़ है या नहीं है। और जैसे ही मिलता है वो वापस से उसको उठा के सर्वर को वापस भेज देता है। क्लियर हो गई बात? सर्वर के पास वापस आई, अब सर्वर भेजेगा रिस्पॉन्स, जो मैंने आपको बताया था।
क्या भेज रहा है सर्वर? आप रिस्पॉन्स भेज रहा है। किसको भेज रहा है? वापस से क्लाइंट को भेज रहा है। तो ये पैकेज आपका रिस्पॉन्स के पैक के अंदर जाकर आपकी स्क्रीन पर इम्प्लीमेंट होता है और आपके सामने फिर इस तरह का कुछ सिनेरियो आ जाता है, जिसमें वो आपको अभी ए वाले पार्ट को मैं हटा देता हूँ, इसके अलावा बात करता हूँ कि space.com आपके पास आ जाती है, फिर आप मतलब कुछ ब्लॉग्स आपके पास आ जाएंगे, फिर विकीपीडिया आ जाता है, वीडियोस आ जाती हैं, नासा भी आएगा, ऑब्वियस सी बात है, स्पेस की बात होगी तो सारा डाटा आपके पास आ जाता है। और कितना डाटा है? अनगिनत। ये 10 तक दिखा रहा है, इससे आगे तक जाएगा। इमेजेस पे जाऊंगा, इमेजेस आ जाएंगी मेरे पास मल्टीपल, ठीक है। न्यूज़ पे जाऊंगा, मेरे पास न्यूज़ आ जाएंगी, वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस, फॉर्म, मोर, मतलब और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। ये जो आपका वे ऑफ वर्किंग है या जो आपका मेथड है या जो आपका प्रोसेस है, ठीक है, ये पूरा आपका इंटरनेट इस मैकेनिज़्म पे काम करता है। और इस मैकेनिज़्म को हम कहते हैं, जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, HTTPS। आप लोगों ने पढ़ा होगा या देखा होगा HTTP, ठीक है। ये बेसिकली क्या है? ये एक प्रोटोकॉल है। क्या फुल फॉर्म क्या होती है HTTP और HTTPS की? किसी को पता है? जिसको पता है वो हाथ खड़ा करके बताएगा जी। थोड़ा ज़ोर से बोलो ताकि पीछे वालों को आवाज़ आ जाए। क्या है? आवाज़ आई है आपको पीछे वालों को? नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओह सॉरी, मैं गलत बात कर रहा हूँ, वो तो HTML की होती है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यानी कि ये एक प्रोटोकॉल है, एक मेथड है, यानी कि एक ज़रिया है डेटा को ट्रांसफ़र करने का। सही है। ये जो मैंने आपको पूरा बताया कि किस तरह रिक्वेस्ट भेजता है, किस तरह रिस्पॉन्स आपके पास आता है, ये पूरा एक प्रोटोकॉल के अंदर आता है, ठीक है। अब इस दोनों में क्या डिफरेंस है HTTP और HTTPS के अंदर? ये S सिर्फ आखिरी में सिक्योरिटी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे जाओगे, मैं इसको कॉपी करके फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे कौन सा हम लोग यूज़ कर रहे हैं? HTTPS, ठीक है। ये सिक्योर मेथड है, यानी कि आपको गूगल कहता ही यही है कि आप यही यूज़ करो। आप देखना कभी कभी आपके पास, आप लोग इंटरनेट यूज़ करते होगे तो आपके पास ना वो 192 इस तरह का कुछ आता है, याद है आप लोगों को? अगर आप लोगों ने यूज़ किया हो तो इसमें आपके पास यहाँ पर एरर आ रहा होता है कोई ना कोई। एक आपके पास यहाँ पर ना वार्निंग का ऑप्शन आता है, उसको आप रीड करना, पढ़ना, तो आपको कहता है कि ये चीज़ सिक्योर नहीं है, इसको सिक्योर कर लो, ठीक है। वो जो 192.168 होता है ना, वो आपका होता है लोकल आईपी। क्या होती है? लोकल आईपी। लोकल आईपी क्या होती है आपकी? यानी कि आपके सिस्टम की आईपी होती है। आईपी तो समझते हैं ना आप लोग? आईपी एड्रेस वगैरह समझते हैं नहीं समझते? कोई ऐसा है जो नहीं समझता? जी, आप नहीं समझते? आईपी एड्रेस बेसिकली लोकेशन, एक एड्रेस है जहां से आपका डेटा आना है। यानी कि आपने किसी का वाईफाई लिया हुआ है ना, तो वाईफाई यहाँ से नहीं है, वो आपके किसी यूएस की कंट्री से आ रहा होता है। वो कहते हैं ना तारों के नीचे से आ रहा हो, तारों पानी के नीचे तारों से आ रहा होता है। तो बेसिकली हमने यूएस से कनेक्टिविटी ली हुई होती है, उस तार के थ्रू हमें इंटरनेट मिल रहा होता है। सही है, हमने उनसे कनेक्टिविटी ली हुई है। तो आपके राउटर का काम होता है आईपी असाइन करना। ये बात समझ में आई? आईपी का मतलब सिर्फ एक एड्रेस, एक लोकेशन है जिससे पता चलता है आप कहाँ पे बैठे हुए हो, कहाँ से जो है ना क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो। सही है, समझ में आई बात? सिंपल वर्ड के दसान के अंदर आपके पीसी की एक आईपी होती है, आपके इंटरनेट की आईपी होती है। बेसिकली पीसी की नहीं कहूँगा मैं, इंटरनेट की आईपी होती है। आप एक राउटर पे चेक करना, इंटरनेट पे जाना और यहाँ पर लिखना, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ CMD और मैं यहाँ पे लिखता हूँ IP कॉन्फ़िग। सही है, तो मेरे पास यहाँ पर डेटा आ जाएगा। ये जो आपके पास सबनेट मार्क्स आ रहा है और IP एड्रेस आ रहा है, ये इसकी लोकल IP है। यानी कि जो मैं इस वक्त यहाँ पर इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, ये इसकी IP एड्रेस है जो लिंक हो रहा है यूएस के किसी इंटरनेट से। तो मुझे पता चलता है राउटर का काम पता है क्या होता है? IP असाइन करना होता है, सिंपल का। आप जो राउटर यूज़ करते हो ना, उसका काम है IP असाइन करना। वो आपको IP देता है, वो IP बेसिकली उससे कनेक्ट करती है आपके जो यूएस में बैठे बैठे इंटरनेट है। ये पूरा नेटवर्किंग का पूरा कोर्स है, पूरा सब्जेक्ट है, इसको समझने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप चाहो तो इंटरनेट पे चीज़ें अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ पढ़ाए जाते हैं सब्जेक्ट, अब डिपेंड करता है आपका टीचर कैसे, आपको कैसे पढ़ाए, ये डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा एजुकेशन का बड़ा मसला है हमारे मुल्क में, क्या करें। एनीवेज तो ये जो HTTPS है,
ठीक है, ये क्या है, एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि ये प्रोटोकॉल है जो कि कम्युनिकेट कर रहा है डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। डेटा कैसे ट्रांसफर कर रहा है, जैसे मैंने आपको स्पेस की एग्जांपल देके बता दिया कि भाई हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे पास सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है, वो कम्युनिकेट करता है डेटाबेस से, डेटाबेस से आपको लाके वापस से रिटर्न कर देता है, तो फिर आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाती है और आपको ये काम बहुत ही फास्ट होता है। देखो ना, मैंने स्पेस लिखा, फौरन मुझे डेटा मिल गया। जब कोई लोड ले रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा था, हाँ पहले ये चीज़ें होती थी, अगर आपने देखा हो तो। जो लोग पहले यूज़ करते थे इंटरनेट, जिनको पता होगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा लोड लेता था। आप देखो रहे हो लोड ले जा रहा है, ले जा रहा है, ले जा रहा है। कभी कभी आपके इंटरनेट पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि वो वहाँ से कनेक्टिविटी नहीं बना पा रहा होता, तो उसको एड्रेस नहीं मिल पा रहा होता, प्रॉब्लम इसमें भी आती है। ठीक है, तो ये सारा नेटवर्किंग का पार्ट है। आपका कंप्यूटर का जो पर्पस है वो सिर्फ आपकी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं रखता, ये तो सिर्फ इसका छोटा पार्ट है। पूरा कंप्यूटर आपके पूरी अपने अंदर ही दुनिया बसाता है, जिसमें नेटवर्किंग एक अलग पार्ट आ जाता है, जिसमें आपके इंटरनेट वालों को काफ़ी चीज़ें पता होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं पता होती। डिपेंड करता है, वो अगर पढ़े लिखे हैं तो अच्छी बात है, तो उनको पता होगी, वरना बहुत सारी चीज़ें उनको पता ही नहीं होती, वो आगे बोलते हैं हाँ ये से कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, लगा के चले जाओ, क्योंकि उन्होंने सीखा होता है अपने जो है ना उस्तादों से। उसके उस्ताद ने किससे सीखा होता है, वो अपने उस्ताद से सीखा होता है, तो उनको पता ही नहीं होता चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। मैं सही बता रहा हूँ आपको, यही तो फ़र्क है कि जो है ना पढ़े लिखे बंदे में और जो पढ़ा लिखा नहीं है, फ़र्क ही यही है कि उसको चीज़ें डेप्थ में पता होती हैं, आपको नहीं पता होंगी, यानी कि जो पर्सन दूसरा पर्सन है। सही है, तो अब ये सारा प्रोसेस आपका इंटरनेट का जो चलता है, सारा नेटवर्किंग है। ठीक है, और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका आपकी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना आपको, कंप्यूटर तो आपका पार्ट ही है ना, आप पढ़ने क्या हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर बनते किसके ऊपर है, सिस्टम्स के ऊपर बनते हैं, और वो किसके लिए बनाए जाते हैं, आपके इन्हीं कंप्यूटर्स के लिए, वेबसाइट्स के लिए, इन चीज़ों के लिए। तो सब चलते किस पे, ये सारा नेटवर्किंग का पार्ट इस पे आता है। ठीक है, तो HTTP जो रिक्वेस्ट होती है उसमें और HTTPS के अंदर जो डिफरेंस होता है वो दो चीज़ों का है, सिर्फ वो एक ही चीज़ है, सॉरी दो नहीं, एक चीज़ का, सिक्योरिटी का। यानी कि अगर तो मैं कोई डेटा HTTP के थ्रू ट्रांसफर करने की कोशिश करूँगा, तो बीच में बैठा पर्सन मेरा वो डेटा रीड कर सकता है, जो कि जिसको ये रीड करना आता है। यानी कि मैंने आपको कोई चीज़ भेजी है, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने आपको जंग का मैसेज भेजना है कि भाई जंग होने वाली, तैयारी कर लो। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अगर तो वो मैंने HTTP के मेथड से भेजा है, तो वो डेटा ओपनली खुला हुआ है। सही है, तो मैं अगर कोई मुझ जैसा कोई स्मार्ट बंदा बीच में बैठा हुआ, उस डेटा को बहुत ही ईजिली रीड कर लेगा, क्योंकि मुझे IP पता है उस इंटरनेट की, मैं उस IP से कनेक्टेड हूँ। ये सारी हैकिंग की चीज़ें होती हैं, अगर आप लोगों ने कभी पढ़ी हो, देखी हो, तो समझ में आ जाए आपको। ठीक है, मूवीज़ वगैरह में भी शायद आप लोगों ने देखा हो। तो उस IP के थ्रू मैं वो डेटा सारा निकाल सकता हूँ जो आप भेज रहे हो, अगर तो वो HTTP के थ्रू है तो। और अगर वो HTTPS के थ्रू है, तो वो बेसिकली क्या करता है, वो एक काइंड ऑफ उसको डेटा को रैप करता है, बहुत अच्छी तरीके से पैकिंग करके भेजता है। तो उसको वो खोलने में टाइम लग सकता है, खोल तो वो भी सकता है वो, अगर वो बहुत स्मार्ट है तो। अगर तो वो स्मार्ट बहुत ज़्यादा नहीं भी है, तो वो उस डेटा को रीड ही नहीं कर सकता वैसे तो, क्योंकि वो खोल ही नहीं सकता उसको। और अगर बहुत स्मार्ट है, खोलने की कोशिश करेगा तो इतना टाइम लगेगा, डेटा ट्रांसफर हो चुका होगा। समझ में आई बात? तो सिक्योरिटी क्या है कि आपके जो डेटा को वो एक काइंड ऑफ रैप करके भेजता है किसी पैकेट के अंदर, कि वो उसको कोई ओपन इजीली ना कर सके। ये आपने सुना होगा एंड टू एंड इंक्रिप्टेड, आप लोगों ने सुना होगा, आपके व्हाट्सएप पे लिखा आता है एंड टू एंड इंक्रिप्टेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो डेटा वहां पर, जो दूसरा पर्सन आपसे जो पर्सन रिसीव करना चाह रहा है, उसके दरमियान कोई भी थर्ड पार्टी उस डेटा को रिसीव कर भी ले तो वो उसको नहीं समझ सकती। क्यों? क्योंकि वो इंक्रिप्टेड यानी एक कोड के अंदर आ जा चुका होता है। यानी कि आपने लिखा हेलो, तो वो हेलो नहीं जाएगा, वो एक काइंड ऑफ लंबी स्ट्रिंग के अंदर और नंबर्स के साथ और जो है ना अल्फाबेट्स के साथ, कुछ स्पेशल कैरेक्टर के साथ मिक्स होकर लंबा सा लेटर आता है। मैं आपको दिखा देता हूं, चलो एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देता हूं सिर्फ कि वो किस तरह का हो सकता है। जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब ये जो हेलो वर्ल्ड है, ठीक है, ये नजर आ रहा है ना सबको? आप सबके पीसी ऑन हो गए? सबके ऑन हो गए? कनेक्ट कर लेते हैं ना इसको फिर, ताकि आपको भी आपकी स्क्रीन पर नजर आए। आ रहा है? ठीक है। अब ये हेलो वर्ल्ड एक डेटा है जो लिखा गया, सही है। मैं इसका वर्ल्ड हटा देता हूं, तो आप देखो यहाँ पर लेटर्स चेंज हो रहे हैं, सही है। मैं ओ हटाऊंगा, यहाँ पर देखो चीज़ें चेंज हो रही हैं, चेंज हो रही है। क्या कर रहा है?
पीसी हैंग कर रहा है, बराबर वाले में देख लो, मसला नहीं है, नज़र आ रहा है तो आपको अगर। जी जी। आप असाइनमेंट बना रहे हो? एक काम करते हैं, मैं इसको फिर विंडो पे कर देता हूँ। 28 आपका है, एक मिनट दो ज़रा मुझे। 28 28 नज़र आ रहा है? 14 फोर्थ, 1 2 3, अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि भाई मैंने यहाँ पे हेलो लिखा, तो आप यहाँ कुछ एल्गोरिथम्स के देखो, ये आपके साइबर सिक्योरिटी के जनरल एल्गोरिथम्स होते हैं, ठीक है। ये अलग फील्ड है, मैंने आपको बताया ना कंप्यूटर अपने अंदर ही बहुत सारी फील्ड्स को रखता है, तो साइबर सिक्योरिटी का अलग डिपार्टमेंट आता है, उनकी एक अलग फील्ड आ जाती है। तो वो इन एल्गोरिथम्स को डेवलप करते हैं, इन एल्गोरिथम्स को बनाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक एल्गोरिथम के थ्रू समझाऊँ तो आपका ये हेलो का जो डेटा है वो ये है, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पर वापस लेके आऊँ और मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये आपके सिर्फ एक हेलो लिखने का डेटा है। तो इसको क्रैक करना इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है, ठीक है। तो जो एंड टू एंड इंक्रिप्टर होता है ना, वो यही चीज़ होती है कि जो रिसीवर है ना उसके पास इसको इनकोड करने का डेटा है कि वो जो इसको इनकोड कर लेगा, ठीक है। बाकी बीच में थर्ड पर्सन कोई भी अगर उसको कुछ करने की कोशिश भी करता भी है तो वो कभी भी उस डेटा को कुछ नहीं कर सकता, ना रीड कर सकता है ना कुछ कर सकता है। समझ में आ गई बात? कितने लोगों की बात समझ में आ गई है? ग्रेट। तो आपका जो HTTPS है और HTTP है उसका डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। अब ये जो exceldraw.com क्या है, ये बेसिकली आपका एड्रेस है। किसका एड्रेस है? सर्वर का एड्रेस है, ठीक है। ये excel.com आपने डोमेन बाय तो किया हुआ है, लेकिन इसके पीछे होता है एक एड्रेस, आपको एक IP असाइन होती है, आपको हर सर्वर के हिसाब से डेटा मिलता है। आप लोग जैसे डोमेन कहाँ पे बाय किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग होस्टिंगर पे जाते होगे, है ना। होस्टिंगर का पता होगा आप लोगों को, यहाँ से हम जो है डोमेन वगैरह बाय कर सकते हैं। यानी कि मुझे कोई भी डोमेन बाय करना है, फॉर एग्जांपल मुझे फरीद का डोमेन बाय करना है एग्जांपल के तौर पर, तो मुझे आप बता देगा भाई कोई डोमेन मेरे पास अवेलेबल है या नहीं है। मुझे बता रहा है ऑलरेडी है, ब्लॉग और इस तरह की चीज़ें जो है ना अवेलेबल है, यानी कि .com नहीं है लेकिन बाकी सारे हैं। ये बता रहा है कौन कौन से मुझे मिल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो डोमेन है, ठीक है, ये आपके लिए तो बेसिकली एक अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर्स नज़र आ रहा है आपको, बट ये आपका एक एड्रेस है, एक उस लोकेशन का, उस सर्वर का जहाँ पे ये चीज़ें स्टोर करेगा, यानी कि जहाँ से ये कम्युनिकेट करेगा, जहाँ से ये बातचीत करेगा, आपका जो डेटा जहाँ पर एक्चुअली जो है ना उस सर्वर के थ्रू कम्युनिकेट करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल, हाँ एक पहचान बिल्कुल ऐसा ही है कि ये आप बेसिकली होस्टिंगर के ना कुछ सर्वर्स हैं, ठीक है, कुछ नहीं बहुत सर्वर हैं होस्टिंगर के, मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर, मल्टीपल रीजन्स के अंदर होस्टिंगर के सर्वर्स हैं। आप जब यहाँ से बाय करोगे तो वो आपको दिखाने के लिए तो यहाँ पे दिखा देगा भाई फरीद.com या इस तरह कोई दिखा देगा, लेटर्स दिखा देगा, सही है। या इसके अलावा हमारे पास एक और आता है, GoDaddy आता है हमारे पास, जहाँ से हम लोग डोमेन्स बाय करते हैं, ठीक है, अपनी वेबसाइट की होस्टिंग के लिए। ये सर्च करेगा, मुझे बता देगा भाई इस बंदे ने लिया हुआ है और ये इतने का बेच रहा है, ठीक है। बेचे भी आते हैं डोमेन, ठीक है, प्रॉपर्टी होती है उनकी अपनी, सही है। तो अब यहाँ पर मुझे बता देगा भाई कौन कौन सी चीज़ अवेलेबल है, ठीक है, कौन कौन से इसके अंदर हमारे पास डोमेन्स अवेलेबल हैं। इस डोमेन के पीछे आपका एक एड्रेस है, जैसे मैंने आपको बताया आपका 192.168 और इस तरह .111 करके डेटा आ रहा होता है, ये आपका कहलाता है लोकल एड्रेस। क्या कहलाता है? लोकल एड्रेस, जो कि आपके सर्वर का एड्रेस है, यानी कि आपके पीसी का एड्रेस हमेशा 192.168 होता है, यानी कि वो लोकल एड्रेस होता है। उस मोहल्ले का भी हो सकता है आपको अगर किसी ने दिया हुआ है तो, या आपका अपना अगर है पीसी तो उसका एड्रेस यही होता है। या आपने 127.0001 दिखा होगा, तो ये सब क्या कहलाते हैं आपके पास? लोकल एड्रेस कहलाते हैं, और ये आपके अपने एड्रेस होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा भी हमारे पास एड्रेसेस होते हैं जो कि हम डिज़ाइन करते हैं अपना, अगर अलग सिस्टम बनाना है, एक प्राइवेट एड्रेस भी होता है इसके अंदर, हम उसके लिए भी बना सकते हैं।
और अगर हम किसी और से ले रहे हैं तो हमें उसका एड्रेस मिलेगा वहाँ से, उस सर्वर के हिसाब से, उस लोकेशन के हिसाब से कि उसका क्या सर्वर, मतलब उसका क्या एड्रेस है। उसका 192.168 नहीं होगा, उसका डिफरेंट हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? जवाब दें, कितने लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात और कितनों को नहीं आ रही? देखो, जिसको नहीं आ रही है वो सवाल करेगा तो मैं उसकी हेल्प आउट कर सकूंगा, और अगर आप बताओगे रीज़न कि क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मुझे बताओ जी। डोमेन बताता रहा हूँ, आपका एक एड्रेस है, एक गेटवे उस सर्वर से बात करने का। आप उसको यूज़ कर रहे हो ना, आप तो आप उस पर ट्रैफिक तो ला रहे हो ना, ट्रैफिक के भी तो पैसे होते हैं, ट्रैफिक के पैसे भी होते हैं। एक दौर में लोगों ने बहुत काम किया इस ट्रैफिक के ऊपर। नहीं, हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे। ये तो जो है ना वो होते हैं अपना पेड होते हैं, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे। हमारे पास फ्री वर्जन में हमारे पास आता है, नेटलीफाई हमारे पास आता है, ठीक है। तो ये आपको काफ़ी हद तक जो है ना फ्री डोमेन्स प्रोवाइड करता है, बट फ़र्क बस बात ये होती है कि इसमें आपका अपना कस्टम डोमेन नहीं होता, ये इनका अपना डोमेन होता है। तो उसमें आपको नज़र आता है जो है ना नेटलीफाई लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो उन्होंने काइंड ऑफ फ्री में आपको जो है ना प्रोवाइड किया हुआ है। काफ़ी सारे इसके अंदर जो है ना डोमेन होस्टिंग है, मतलब आप बहुत सारी जो है ना चीज़ों को होस्ट कर सकते हो उसके अंदर। ये आगे चल के पढ़ेंगे जब हम चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये जो आपका excelraw.com है, इसके पीछे एक एड्रेस है, ठीक है। अब वो एड्रेस क्या हो सकता है वो बेहतर इस वक्त ये लोग ही जान सकते हैं, क्योंकि ये वो उन्होंने एक प्राइवेट रखा हुआ है उस चीज़ को, ठीक है। यहाँ तक बात कितने लोगों को समझ में आ गई है जी? सबका एड्रेस अलग होता है, किसी का भी एड्रेस सेम नहीं हो सकता। और कोई? सबको बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई है? ये पूरा इंटरनेट का मैकेनिज्म समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, ये जो स्पेस जो मैंने आपको बताया ना, ये जो हमारे पास डेटा है इसको हम कहते हैं क्यूरी। क्या कहते हैं? क्यूरी। अगर आप यहाँ पर जाओ तो आप यहाँ पर देखो google.com सर्च, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ रहा है और उसके बाद बहुत सारा डेटा जा रहा है, नजर आ रहा है? तो आप यहाँ देखो, यहाँ पर एक क्यू करके जा रहा है और इक्वल टू स्पेस जा रहा है, यानी कि ये क्यूरी भेज रहा है सर्वर, सॉरी क्लाइंट सर्वर के ऊपर कि यार स्पेस का डेटा ला के दे दो। बाकी जो डेटा है वो उसका एक अपना पर्सनल जो है ना चीज़ें हैं, जिससे वो डिफाइन कर रहा है चीज़ें। इसमें वो आपकी आईपी को भी जो है ना इनक्रिप्टेड करके भेज रहा है, बहुत सारी चीज़ें इसमें भेज रहा होगा, वो बहुत सारी चीज़ें भेज रहा होगा, ठीक है। उसका आपका लेना देना है नहीं ना, आप समझ अभी जो है ना आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये सब उसका डेटा है। लेकिन यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि ये क्यू इक्वल टू स्पेस, यानी कि आपकी क्यूरी स्पेस की भेज रहा है। आप यहाँ पे कुछ और लिख के ट्राई कर लो तो वो यहाँ पर चेंज कर देगा, क्यूरी इसकी अलग हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं, हम क्यूरी कहते हैं इस डेटा को, डेटा भी कहते हैं, क्यूरी भी कहते हैं, व्हाटएवर आप जो तो कहना चाहो। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई है? कोई सवाल इसमें किसी भी चीज़ से रिलेटेड? जी। गूगल के सर्वर पे जाती है। गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है, जो कि सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है। अब सारा डेटा गूगल का नहीं है, ये भी समझना है, ठीक है। यानी कि सर्वर तो बहुत सारे हैं लेकिन सारा डेटा गूगल पे है भी नहीं। जो भी डेटा आप इंटरनेट पे रखते हो सारा गूगल के पास आ जाता है। आप यहाँ पर मेटा की आईडी निकाल सकते हो किसी की, आप लोग सर्च करते हो निकाल सकते हो ना। फॉर एग्जाम्पल आप लोग मेरा यूज़र नेम डालोगे इंस्टा का या फेसबुक का, मेरा नाम डालोगे तो आपको मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ डाला आपको मेरा यहाँ पे लिंक्डइन मिल गया, फॉरन गिटहब मिल गया, मेरी इंस्टा मिल गई, सब आपको मिल गया, यूट्यूब का लिंक भी मिल गया। ये कैसे मिल गया उसको? क्योंकि गूगल के पास इतना एक्सेस है कि वो उस डेटा को ला सकता है जितना उसके पास एक्सेस दिया गया हुआ है, लोगों ने दिया हुआ है या आपके कंपनीज ने दिया हुआ है। अब ये मैं इसको ओपन करूंगा लेकिन ये मेरे पास, अगर तुम्हें पास लिंक्डइन लॉगिन होगा तो आ जाएगा, इस तरह दिख जाएगा, वरना ये आपको बोलेगा भाई लॉगिन करो, सही है। इसी तरह गिटहब का भी है, फेसबुक का भी है, मतलब यूट्यूब का भी है, आपके पास सारा डाटा मुझे मिल जाएगा। मेरा आपको यहाँ पर क्या कहते हैं इसको, ट्विटर मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा, सही है। तो
ये वो डेटा है जो कि गूगल को एक्सेस दिया गया है ढूंढने के लिए, लेकिन आप जब इस लिंक पे क्लिक करके जाते हो तो आपको बोलता है भाई लॉगिन तो आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो इतना एक्सेस उसके पास है कि वो सर्च करके आपको लाके दे दे। वहाँ के अंदर का एक्सेस लाने के लिए आपको फिर उनकी परमिशन चाहिए जिसका भी आप लिंक यूज़ कर रहे हो। यानी कि आप ट्विटर यूज़ करोगे तो आपको बोलेगा भाई लॉगिन करो, उससे पहले मैं आपको डेटा दिखाऊंगा ही नहीं। इसी तरह जैसे ये मुझे दिखा नहीं रहा लिंक्डइन का, कि बोलेगा भाई लिंक्डइन लॉगिन करो उसके बाद दिखाऊंगा। सही है, क्लियर है यहाँ तक? और कोई किसी का सवाल? ज़बरदस्त, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये इंटरनेट का एक बेसिक मैकेनिज़्म और बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। सही है, अब आपको इंटरनेट समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास इंटरनेट पे जो डेटा हमारे पास आ रहा है वो सारे वेबसाइट्स हैं, सारी वेब ऐप्स हैं, यही है ना। आप लिंक्डइन यूज़ कर रहे हो, आपके पास डेटा आ रहा है, वो क्या है? एक वेब ऐप है, वेबसाइट है। आपके पास आपका कोई पर्सनल ब्रांड का आपका कोई डेटा है तो वो क्या है? एक वेबसाइट है। सही है, तो आपकी जो वेबसाइट है वो कुछ स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट करती है। ठीक है, यानी कि हर इंसान का एक स्ट्रक्चर है। हमारा क्या है? स्केलेटन है। अगर स्केलेटन नहीं है तो क्या हमारी बॉडी स्टैंड कर सकती है? नहीं कर सकती। उसके बगैर ही बॉडी बेकार है, काम ही नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं होगा। तो वो क्या है? आपका एक बैकबोन है, स्केलेटन है, यानी कि आपका स्केलेटन हुआ ना, आपकी बैकबोन है। उसके बगैर आप खड़े नहीं हो सकते, स्टैंड नहीं कर सकते, कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकते। इसी तरह वेबसाइट का जो हमारे पास होता है वो कहलाता है आपके पास HTML। ठीक है, क्या कहलाता है? HTML। HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वाली फुल फॉर्म किसकी है? HTML की। ठीक है, HTML क्या है? एक सॉर्ट ऑफ छोटा सा कोई कोड है। ठीक है, कोड है जो कि आपकी वेबसाइट जिस पे स्टैंड करती है, खड़ी होती है, जिसको डिज़ाइन करने में आपको उससे पहले का जो सारी वर्किंग होती है वो आपके लिए होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा दूं, यहाँ पर कहीं मिल जाए। ठीक है, या मैं आपको अगर एग्जांपल के तौर पर स्पेस एक्स की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब ये जितनी भी वेबसाइट है सारी, ये सब HTML से बनी है। ये बगैर HTML के खड़ी नहीं हो सकती, ये काम ही नहीं कर सकती। तो ये क्या है? एक वेबसाइट बनाने के लिए पहला बेसिक जो आपको आना चाहिए वो क्या होता है? HTML। उसके बाद इसके अंदर जो सारी आपको जो खूबसूरतियाँ नज़र आ रही हैं वो उसकी होती है CSS। ठीक है, अगर आपको सिंपल एग्जांपल दिखाऊं तो इसकी एग्जांपल ये बहुत अच्छी होती है, इजी एग्जांपल है। नज़र आ रही सबको? तो आपकी जो HTML है वो क्या है? आपका स्केलेटन है। किसका स्केलेटन है? आपकी वेब का, आपकी वेबसाइट का, वेब ऐप का। और CSS क्या है? उसकी उसकी बॉडी है, उसकी स्किन है, उसकी खूबसूरती है जो उसको अच्छा बनाती है। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट क्या है? उसका ब्रेन है जो उसको फंक्शनल देता है, जो उसको एक्टिव करता है कि आपने क्या काम करना है और कब ये काम करना है, कब नहीं करना है, कैसे करना है। ये सारा डेटा आपको जो है ना जावास्क्रिप्ट के थ्रू से सिग्नल्स मिलते हैं। जैसे आपका ब्रेन काम करता है, आपके हाथ को सिग्नल देता है तो आपका हाथ मूव करता है। अगर ब्रेन ही बंद हो जाए तो आपका हाथ ही मूव होना बंद हो जाएगा। सही है, ये पॉसिबिलिटी होती है क्योंकि इसके अंदर आपके कनेक्टिविटीज़ होती है ब्रेन से। ठीक है, तो इसी तरह HTML क्या है? आपका स्ट्रक्चर है, एक स्केलेटन है, स्ट्रक्चर है किसका? आपकी वेबसाइट का, आपके पूरे पेज का। ठीक है, ये खूबसूरती जो आपको नज़र आ रही है, इसके कलर्स और इसके ये जो लाइटिंग्स और सारी चीज़ें, ये सारा इसका CSS का गेम है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और अब इसके अंदर खैर इसके अंदर तो कोई फंक्शनैलिटी वाली चीज़ है नहीं, लेकिन अगर इसके अंदर कोई फंक्शनैलिटी वाली चीज़ होती तो ये फिर जो होती उसकी क्या होती? जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अगर ये बगैर CSS की अगर वेबसाइट में अगर आपको दिखाऊं,
अब आप अगर इसको देखो तो ये अब आपकी वेबसाइट कुछ ऐसी है, नजर आ रही है? यानी कि बिल्कुल ही फीकी और पता नहीं क्या अजीबोगरीब चीज़ है। ये आपका HTML का पार्ट है, ठीक है, जिसमें आपको आपकी वेबसाइट कुछ ऐसी नजर आएगी जब आप उसको डिज़ाइन करोगे, बनाओगे। अभी भी इसमें CSS बाकी है, शायद मेरे से रिमूव होना बच गई है, तो वो मैं हटाऊंगा तो ये और इससे ज़्यादा ख़राब कर देगी इसको। तो ये आपका होता है HTML का पार्ट, जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो कि दिखने में तो बड़ा अजीब सा और जो है ना बेकार लग रहा होता है बनाते हुए, लेकिन उसको अगर आप CSS को अच्छे से समझो और उसको डिज़ाइन करो तो वो उसको एक्चुअली जो है ना अच्छा लुक देती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और जावास्क्रिप्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं ये आपकी क्या है, बेसिक्स हैं। क्या है, बेसिक है, यानी कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आपकी वेब डेवलपमेंट की, आपकी फुल स्टैक डेवलपमेंट की, आपकी वेब एंड ऐप की, रिएक्ट की, रिएक्ट नेटिव की, यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की, ये सब की क्या है, बेसिक है। अगर तो आपकी बेस स्ट्रांग है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, और अगर आपकी बेस ही वीक होगी तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। वही होता है ना, इमारत अगर बिल्कुल नीचे से ही अगर मजबूत नहीं है तो वो इमारत गिरनी है, चाहे वो भले ही आप उसमें 14 माले तक पहुंचा दो तो वो 15वें तक जाके तो गिर जाएगी। गिरनी तो उसने है, आज नहीं तो कल वो गिरेगी। तो बेस को हमेशा मजबूत बनाओ और उस पर वर्किंग करो, तो आपकी इमारत भी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग बनती जाएगी। और बेस कैसे मजबूत होगी आपकी, प्रैक्टिस से। आप जब डेली बेस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बेस मजबूत होगी, ठीक है। अब लोग बोलेंगे सर हम तो बिज़नेस करते हैं, हमारे पास जॉब होती है, सर ये मसला है वो मसला है, मुझे पता है और मैं आपकी बात अच्छी तरह समझता भी हूँ, ठीक है। लेकिन ये फ़ायदा किसका है, आपका या मेरा? मैंने तो आपको नहीं बोलना कि आप जॉब पे लग जाओ तो 10% सैलरी मेरे अकाउंट में गिरा देना, मुझे तो चाहिए भी नहीं आपसे कुछ। आप मेरे लिए एक दुआ कर देना, वो मेरे लिए काफ़ी है, इनफ है। लेकिन फ़ायदा किसका है, आपका। और आप यहाँ क्यों आए हो, सवाल अपने आप से पूछो, मुझसे नहीं, मुझे मत बताओ आप क्यों आए हो। मैं आपसे पूछता हूँ भाई, आप फॉर एग्जाम्पल आप क्यों आए भाई? जी, सीखने के लिए आए। क्यों सीखना चाहते हैं इसको? फ्यूचर में काम कर सकें। आप क्यों आए? अपग्रेड करने के लिए, ठीक है, ये जवाब भी अच्छा है। हाँ, लास्ट में आप क्यों आए? जी, फ्यूचर में काम करने के लिए। आप क्यों आए? रेड कैप वाले, फ्यूचर में काम करने के लिए। सब बहाने बना रहे हैं, सही बताऊं तो पैसा कमाने के लिए आए हैं, है ना। रियलिटी तो यही है ना, हकीकत तो यही है ना भाई। आप क्यों आए हो? पैसा कमाने के लिए, सिंपल सी बात है। अच्छी सिंपल बात करो यार, है ना, दो टोक बात करो भाई, पैसा कमाने आए, सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि आपको पता है इस फील्ड में पैसे अच्छे मिल जाते हैं, अच्छा फ्यूचर है। हाँ, आपने वो बात करी कि भाई इन्हेंस करने के लिए अपने आप को, बिल्कुल अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी वो चीज़ है जो कि हर बार अपडेट होगी और हर साल चलती है और हर महीने और हर दिन अपडेट होती है, अगर आप उससे वाकई में लिंक हो। अभी आप टेक्नोलॉजी से आउट हो, आपको पता ही नहीं मार्केट की दुनिया में क्या चल रहा है, लोग यूएस में क्या चल रहा है, लोग यूएस पे क्या काम कर रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर बातें हो रही हैं। एआई से हट के बात भी बहुत आगे चली गई है। एआई तो आप अभी भी सुन रहे हो, आपको लग रहा है एआई अभी भी है, एआई से हट के ही आगे दुनिया इतनी आगे आगे जा चुकी है, आपको पता ही नहीं है। लोग क्वांटम कंप्यूटिंग की बातें करना शुरू कर दिए लोगों ने, सही है। वो मैं आपको बताऊंगा, ये आगे की चीज़ें हैं, ठीक है। अभी आप तो इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए चीज़ें। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो दुनिया आगे बातें कर रही है, सही है। मुझे इसलिए पता है, मैं टेक्नोलॉजी से अपडेटेड हूँ, मैं लिंक हूँ, तो मुझे पता है। मैंने उन लोगों को फॉलो किया हुआ है जो ये चीज़ों पे बात करते हैं। वहाँ डोनाल्ड ट्रंप कोई कमिटमेंट कर दे तो आपको पता नहीं होता भाई। चलाने वाले वो है ना, आपको सुनना पड़ेगा उन लोगों को, सिंपल सी बात है। एलॉन मस्क वहाँ पे कोई बात कर दे, आपको नहीं पता भाई वो क्या बात कर रहा है, वो पीछे बैकएंड पे क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, आपको नहीं अंदाजा, बाकी में नहीं अंदाजा आप लोगों को। आपको उसके न्यूरोलिंक्स के प्रोजेक्ट का अंदाजा नहीं है। स्पेस एक्स तो एक ऐसा जो है लोगों को पता चल भी जाता है, न्यूरोलिंक के प्रोजेक्ट का कितने लोगों को अंदाजा है उसके, नहीं पता। वो ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है कि वो आपके ब्रेन से अटैच होकर आपके हाथ पांव हिलाए, अपने ब्रेन से आप मूवमेंट कर सकते हो, किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। वो ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, ठीक है। तो मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैं उन लोगों को देखता हूँ, फॉलो करता हूँ, समझता हूँ, पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ आर्टिकल्स और इन चीज़ों को। तो टेक्नोलॉजी तो चीज़ ही ऐसी जिससे आप कनेक्ट होगे तो आप ऑटोमेटिकली वर्ल्ड से कंपटीशन पे आ ही जाओगे किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर। क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करता हूँ तो पाकिस्तान में आज नहीं तो वो शायद 20-25 साल में आएगी। मैं इससे पहले जो है ना एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखता उसके आने की, लेकिन दुनिया उसको
5-10 साल के अंदर किसी एक मुकाम पे ले जाएगी। ठीक है, तो यानी कि बात यह है कि टेक्नोलॉजी वो चीज़ है जो कि डे बाय डे अपडेट हो रही है, और इससे जो लिंक होगा वही तरक्की करेगा, याद रखना। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हो, मैकेनिकल हो, अब तो हर जगह आपका जो है ना घुसेड़ी आ रही है टेक्नोलॉजी। आपका सारी चीज़ें मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ के ही बनती हैं। आप भले ही यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में पढ़ रहे हो, सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हो, अब सॉफ्टवेयर आपकी हर मशीनरीज के अंदर आता है। लोग टेक्सटाइल के अंदर काम करते हैं, तो पहले टेक्सटाइल के अंदर वो लोग बैठ के जो है ना हाथों से कपड़े सीते थे। अब वो दौर नहीं है मेरे भाई, बटन ऑन करो, स्टार्ट करो, मशीन खुद ब खुद सीती है, खुद कपड़ा निकालती है, सब कुछ करती है, खुद प्रेस करती है, सब कुछ खुद कर रही है। वो खुद कैसे कर रही है? उसके पीछे कोडिंग हुई हुई है, उसके पीछे काम हुआ हुआ है। वो कोडिंग किसने करी है? आप जैसे लोगों ने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब आप बनोगे इंशाल्लाह, तब आप जैसे लोगों ने वो काम करना है, आप लोगों ने उस चीज़ को समझना है। ठीक है वही लोग, कोई दुनिया से, आसमान से, कोई अलग से, वो मार्स से नहीं बुलाए गए आपके लिए, है आपके जैसे ही लोग, और वो काम यही कर रहे हैं। वो ऑटो पे काम करने का मकसद ही यही है उसका, कि वो किस पे काम कर रही है? आपके कोड उसका हुआ है और जिस पे वो चल रही है। ठीक है, इसी तरह आप लोग देखते हो टेस्ला की गाड़ियाँ होती हैं, ऑटोमेटिकली चलती हैं। कभी आप लोगों ने सोचा वो ऑटोमेटिकली चलती कैसे है? उसके पीछे साइंस क्या है? नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि आप टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन आज के बाद आपका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। आपके सामने कोई टेक्नोलॉजी की बात करे, किसी टॉपिक पे बात हो, तो आपका दिमाग वहाँ जाना चाहिए कि यार ये चीज़ें चलती कैसे हैं। एक बंदा गाड़ी चला ही नहीं रहा है, वो ऑटोमेटिकली चल रही है, एक्सीडेंट प्रूफ कह रहा है, तो वो एक्सीडेंट प्रूफ कैसे है भाई? क्यों नहीं गाड़ी ठुक सकती? वो कोई दूसरा बंदा भी तो उसको ठोक के जा सकता है, पॉसिबिलिटी है ना। वो एक्सीडेंट प्रूफ कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा बंदा भी नहीं ठोक सकता, यानी कि वो इतनी स्मार्ट है। तो वो कैसे? तो आप जब इस पे पढ़ने बैठोगे, रिसर्च करने बैठोगे, तो आपको कहीं ना कहीं पीछे बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखने को मिलेंगी जो आपके दिमाग के पर्दे खोल देगी। और आप जिस इंडस्ट्री के अंदर हो, इसके अंदर अगर आपको पंचायत ना हो ना, तो फिर आप आगे नहीं जा सकते। चैट जीपीटी आया, आप में से कितने लोगों ने बैठ के उसको सर्च किया कि यार ये काम कैसे करता है, उसके पीछे क्या एल्गोरिथम है, या आपको कैसे आउटपुट ला के देता है, या आपका कोड कैसे करके देता है? आज के दौर में क्लॉड आपका पूरी पूरी एप्लीकेशन बना के दे रहा है। आप में से अगर किसी को पता होगा क्लॉड के बारे में, तो पूरी पूरी मोबाइल एप्लीकेशंस आपके पूरे पूरे सॉफ्टवेयर बना के दे रहा है, खुद ही बना देता है वो आपको। आप सिर्फ उसको प्रॉम्प्ट के अंदर डिफाइन करते हो और वो खुद ही बना के देता है सारी चीज़ें। भाई वो कैसे कर रहा है? क्या उसके पीछे कौन सी साइंस है ऐसी? भाई लोग क्या पढ़ रहे हैं ऐसा? वो लोग कौन है जो चीज़ों पे काम कर रहे हैं? ये स्टडी करने का काम है टेक्नोलॉजी। जो आप कह रहे हो ना, मुझे अपने आप को ग्रूम करना है, डेवलप करना है, टेक्निकली चीज़ों को सीखना है, समझना है, तो ये भी आपने अपनी लर्निंग का पार्ट बनाना है। डे बाय डे किसी भी चीज़ के ऊपर, एक टॉपिक के ऊपर बैठो, उस पर रिसर्च करो, पढ़ो, समझो कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, जो आपको इंटरेस्ट लगता हो किस पे। अगर तो आपको इंटरेस्ट इस फील्ड के अंदर है, तो मैं कहूँगा कि आपको ये चीज़ तो करनी पड़ेगी। आप उबर पे राइड मंगवाते हो, आपने कभी सोचा वो राइड कैसे आती है? उस राइडर को कैसे पता मैं यहाँ बैठा पाऊँ? उसको कैसे पता कि यही रिक्वेस्ट करनी है? 50 राइडर है, उसको कैसे पता कि इसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने एक्सेप्ट नहीं करा? टेक्नोलॉजी ऐसे ही सीखी जाती है। ये लोग जो दुनिया में आए, नेटफ्लिक्स के ऊपर आप लोग मूवीज देखते हो, कैसे वो हैंग नहीं करता? बिलियंस ऑफ यूजर एक जो है ना सीरीज के ऊपर बैठ के देख रहे होते हैं। कोई बड़ी ऐसी कोई सीरीज हो जिसके ऊपर बिलियंस ऑफ यूजर बैठ के एक साथ देख रहे होते हैं, वो हैंग नहीं करता। ऐसा ही है ना, वो क्रैश नहीं करता। क्यों नहीं करता? भाई उसके पीछे पूरी टेक्नोलॉजी है, उसके पीछे पूरी साइंस है, नेटवर्किंग आती है, उसके पीछे पूरा हार्डवेयर का पूरा पार्ट है। तो यही पढ़ना ही तो टेक्नोलॉजी है, यही पढ़ना ही तो आपका जो है ना ग्रूमिंग है, अपने आप को डेवलप करना, सीखना, समझना, यही तो चीज़ है। सिर्फ प्रोग्रामिंग आज के दौर में सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, प्रोग्रामिंग सीखना कोई बड़ी बात नहीं है आज के दौर में। हमारे टाइम पे थोड़ा टफ था, उस टाइम पे चीज़ें नहीं थी, चैट जीपीटी ऐसी चीज़ें नहीं थी, सिखाने वाली कोई चीज़ें नहीं थी, तो हम खुद ही चीज़ों को एक्सप्लोर करते थे। आज के दौर में सीखना तो बहुत आसान है। मुझे किसी टॉपिक पे बात करनी है, मैं जाऊँगा किसी इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, चैट जीपीटी पे जाके लिखूंगा, मुझे पूरी उसकी हिस्ट्री बता देगा वो। ये टेक्नोलॉजी किसने बनाई है, कैसे चलती है, क्या वर्किंग है। उसको बोलो भाई मैं इस टेक्नोलॉजी में, या मैं टेक्नोलॉजी के अंदर या इस चीज़ को समझने के लिए नया पर्सन हूँ, तो मुझे ऐसे समझाओ कि जैसे मुझे इससे पहले कुछ पता ही नहीं है, वो आपको वैसे ही समझाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज़ें जो है ना, सीखने का नाम है। आप इस फील्ड के अंदर आए हो तो आपका काम सिर्फ वेब डेवलपमेंट सीखना समझना नहीं है, याद रखना। ये बहुत चीज़ आसान हो गई है आज के दौर में, आप इसको बहुत जल्दी जो है ना पिक कर जाओगे, सीख जाओगे। ये भी नहीं कह रहा छोड़ देना है, नहीं, इसके बगैर काम ही नहीं है भाई। अगर आपको लैंग्वेज नहीं पता, लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज काम कैसे करती है, तो आप तो कोई प्रोग्राम डेवलप ही नहीं कर सकते। आप बोलो मैं ऐसे बनवा लूँगा, बना लो, मैं आपको बोलता हूँ अभी बना के दिखाओ, फिर मैं 2-4 चीज़ें आपको उसके अंदर बोलूँगा, आप फंस जाओगे उसके अंदर, आपका यही फंसा दूंगा मैं।
आपका एआई उसी में फंस जाएगा, उसी लूप में फंसा के रख दूंगा मैं उसको, और वो उसके आगे जवाब नहीं दे पा रहा होगा। तो वहीं पे तो जाहिर सी बात है ह्यूमन की नीड क्यों है, यहीं पे तो नीड है। एआई कोड करके दे देगा, 70% करके दे देगा, 100% करके नहीं देगा। 30% आपकी मेहनत है, वहां पर आपका दिमाग है। अगर ऐसा हो तो फिर तो पाकिस्तान जो है ना, दुनिया वाले टाइम मशीन भी बना ले। ऐसा है तो भाई चैट जीपीटी बता देगा ना भाई टाइम मशीन का क्या क्या फॉर्मूला है, कौन सा मटेरियल लेके आना है, कौन सा रॉकेट लगेगा। अगर ऐसा है, चैट जीपीटी के पास तो वही डेटा है ना जो कि लोगों ने जिस पे इसको ट्रेन करा है, पुराना डेटा उसके पास जिस पर लोगों ने रिसर्च करी है, लोगों का इंसानी सारी मेहनत सारी चैट जीपीटी को दे दी गई है बस। तो वो आपको आउटपुट दे देता है उसके हिसाब से। आपको लगता है बहुत स्मार्ट है, अबे वो स्मार्ट दिमाग का डेटा लेके बैठा हुआ है, वो कोई स्मार्ट नहीं है वो। हाँ, स्मार्ट बनता जा रहा है वो और स्मार्ट होता जाएगा, क्योंकि उसका एल्गोरिथम ऐसा है कि वो अपनी गलतियों से सीखता है, समझता है। इंसान गलती करता है ना तो सीखता समझता है ना उससे, यार ये गलती मैंने करी है, नेक्स्ट टाइम मुझे ये स्टेप नहीं लेना। तो चैट जीपीटी भी यही करता है, वो गलती करता है, समझता है, जब उसको पता चलता है ये गलती है तो वो उसको इम्प्रूव करता है, और एक बार नहीं करेगा उसको 100 बार करता है उसको, वो जब तक वो गलती को सही से जो है ना करेक्ट ना कर ले, वो वहाँ पर लर्निंग करता है, चीज़ों को समझता है। दुनिया इससे बहुत आगे जा चुकी है, आपकी सोच से ज़्यादा है, मैं आपको सही बताऊँ तो, ठीक है। अभी तक आप सिर्फ वेब डेवलपमेंट पढ़ो, दुनिया इससे बहुत आगे बहुत आगे बहुत काम कर रही है। पाकिस्तान के अंदर लोग बैठ के इस वक्त ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर कॉम्पीट करते हैं और कॉम्पिटिशन्स करते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे नहीं करते कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो टेक्नोलॉजी अपडेटेड है, वो लोगों को वो टूल्स अपडेटेड हैं, वो लोगों को फॉलो करते हैं, उन लोगों को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं जो ये काम करते हैं। यही तरीका है इस फील्ड के अंदर काम करने का। अगर तो आप बाकी में इस फील्ड में इंटरेस्टेड रखते हो, या तो देखो माँ बाप ने अगर जोर जबरदस्ती भेज दिया तो ये फील्ड आपके लिए नहीं, मैं आपको पहले बता दूँ। और सिर्फ पैसा कमाने आओ ये तब भी नहीं है। सिर्फ पैसा कमाना, एक होता है पैसा कमाने तो आए, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ ना हो। सिर्फ अगर होगा तो फिर आपके जहन में ये होगा कि सिर्फ पैसा कमाना है, नहीं। आपके जहन में होना चाहिए यार मैंने दुनिया में कंपटीशन करना है, मैंने उन लोगों से लड़ना है जो टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, जो बनाते हैं इन चीज़ों को। और बहुत सारे लोग हैं करते हैं, पाकिस्तान के अंदर है बहुत सारे लोग हैं। हम लोग इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, अंग्रेज़ों के साथ मिलकर काम करते हैं, उनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं। भले ही हम हारें, वो एक अलग बात है, हार जीत तो चलो वो तो एक गेम है ना, सिंपल सा एक कॉम्पिटिशन है। लेकिन क्या होता है, आपका ब्रेन खुलता है कि वो लोग कैसे सोचते हैं। आप लोग इंडियन से कम्युनिकेट नहीं करते, मेरी इंडियन से बहुत सारी जो है ना काफ़ी लोगों से कम्युनिकेशन है, बातचीत है। बहुत तेज़ दिमाग के लोग हैं वो। क्यों तेज़ दिमाग के हैं वो, कभी सोचा है तो आपकी तरह ही ना इंसान, आपके साथ ही तो आज़ाद हुए थे, वो कैसे आगे निकल गए। उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और उस पर रिसर्च की, उस पर काम किया, बस और कुछ नहीं। वो आज भी इसी पे काम कर रहे हैं, उसी चीज़ को समझते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो आपसे ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट है आपसे ज़्यादा। क्यों फास्ट है, उनके जो लोग थे प्रीवियस, जो बड़े लोग थे, वो बड़ी कंपनीज में सीईओ चले गए, उन्होंने चीज़ों को रिसर्च किया, पढ़ा, आके वापस से उनको सिखाया समझाया, और वही उन्होंने जो है ना इम्प्लीमेंटेशन करी। हाँ भाई, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग, HTML की बात कर रहे थे। तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट क्या है, आपकी एक बेसिक्स हैं जिनको आप अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग करेंगे, समझेंगे तो आपको फ़ायदा होगा इस कोर्स के अंदर। HTML CSS पे बहुत ज़्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे, तो ज़रूरत भी नहीं है इस पर इतना काम करने की। बस इसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन चीज़ों को समझते जाएंगे, जो हम लोग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, रियल लाइफ में यूज़ होती हैं चीज़ें, तो वो मैं आपको बताता जाऊँगा। जावास्क्रिप्ट पे हम प्रॉपर टाइम लगाएंगे और मेनली फोकस उस चीज़ पे रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको उसका रीज़न बताया है कि वो एक कोर चीज़ है आपकी। अगर तो आपने एक बार जावास्क्रिप्ट को सही से समझ लिया, या आपने लैंग्वेजेस के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो किसी भी फील्ड में, किसी भी डिपार्टमेंट में स्विच करने के लिए आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आप बोलते हैं सर मुझे AI डेटा साइंस जो है फील्ड में जाना है, प्रोग्रामिंग चाहिए, उसके लिए पाइथन आनी चाहिए, तो यानी कि लैंग्वेज ऑटोमेटिकली हो गई उसके लिए। आप बोलते हैं मुझे साइबर सिक्योरिटी में जाना है, वहाँ पर लिनक्स होता है, उसमें और लैंग्वेजेस होती हैं, उसमें लोग रस्ट भी यूज़ करते हैं, उसमें बहुत डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करते हैं। फिर क्या बात आती है, वही आपके पास लैंग्वेज। तो अब जब आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप, मैंने आपको क्या बताया, आप किसी भी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा हुआ 1 महीना स्विच कर जाएंगे। आप बोलते हैं मुझे एथिकल हैकिंग की तरफ जाना है, या मुझे XYZ किसी भी तरफ जाएंगे, लैंग्वेज आपको मिलनी है, लैंग्वेज के बगैर काम ही नहीं है। क्यों, क्योंकि आपका कंप्यूटर जबान ही वही समझ रहा है, मतलब वो तो बाइनरी समझ रहा है, लेकिन आपको कम्युनिकेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लैंग्वेज से, मतलब आपको लैंग्वेज आनी चाहिए उसके लिए। तो जब आप एक बार अपने लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को एक बार कर लेंगे, तो आपको बार बार उस चीज़ को रिपीट करने की जो है ना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आपकी प्रैक्टिस है, जिसको आप डेली बेस पे करेंगे तो वो आपको फ़ायदा देगी।
अगर आप एक दिन छोड़ के भी करते हैं तब भी चलो मैं कहता हूँ कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, लेकिन अगर आप उसको बिल्कुल ही वीक में एक दिन में करते हैं और उसको करते ही नहीं है, अगले वीक में करते हैं, तो ये आपका लॉस है। और जैसे उन्होंने बताया कि HTML से तो फिर आप तो गुजारा कर लोगे, जावा स्क्रिप्ट में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, और मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा आएगी। मैंने आपको इसीलिए कहा कि पीछे के जो बच्चे हैं सारे भागेंगे। पीछे से मुराद मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पीछे वाले ही भागेंगे, ये क्लास आहिस्ता आहिस्ता खाली होना शुरू होगी। जैसा आज आए, कल परसों आए, 2-3 हफ्ते में आप देखोगे ये जितने भी ज़मीन पे बैठे हैं सारे वहाँ कुर्सी पे बैठे होंगे, क्योंकि लोग आना कम कर शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे इस वजह से। और ये वही बच्चे होंगे जो कि पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती भेजा हुआ है, ठीक है। तो ज़बरदस्ती तो हम किसी को कुछ सिखा नहीं सकते, और ना मैं ये काम करता हूँ। आपका शौक़ है, आपको कोई चीज़ समझनी है, पूछनी है, आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। आपकी मैं यहाँ पर हूँ, आप मुझसे पूछो, मैं यहाँ पे आपको जवाब दूंगा। किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, आपका पर्सनल किसी करियर से रिलेटेड आपको कोई मसला आ रहा हो, प्रॉब्लम आ रही हो, आप मुझसे पूछो। मैंने बहुत लोगों की इस चीज़ पे हेल्प आउट करी है भाई। मुझे पता है लाइफ के अंदर मेंटोर अगर ना हो तो कितनी प्रॉब्लम्स होती है, मैं इसको समझता हूँ, क्योंकि मेरे पास नहीं थी। मुझे नहीं पता था मैट्रिक के बाद क्या करना था, सेकेंड ईयर के बाद क्या करना था। मैंने कहा ना चलते फिरते मैं यहाँ पे आ गया तो कुछ हो गया, नहीं तो पता नहीं हम भी कहीं और बैठे होते। ये तो ज़िंदगी है, सही है। तो आपको मेंटोर की नीड आपको हर लाइफ में किसी न किसी पॉइंट के ऊपर पड़ती है, ठीक है। आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, इसी उस चीज़ में जो हेल्प आउट चाहिए, IT साइड पर, और बिजनेस की मुझे नॉलेज नहीं है, जो मैं कर सकता हूँ मैं आपको उसकी बात करूँगा, तो मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन अभी आपका वो काम भी नहीं है, और अभी आपने करना भी नहीं है, ये टू अर्ली हो जाएगा बहुत ज़्यादा आपके लिए, बहुत ज़्यादा जो है ना, आप जल्दी ये स्टेप ले लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब हमारे पास इन चीज़ों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें एक टूल अपने घर में भी डाउनलोड करना है, और आपने यहाँ पर भी आपके पास है, उसका नाम है VS कोड, ठीक है। VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। इसमें 2 तरह के आते हैं, इसमें आपके पास सिर्फ विजुअल स्टूडियो भी आता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो 2 तरह के आपके पास आते हैं। वर्सेस आ गया, ठीक है। एक पर्पल वाला आपके पास आता है और एक ब्लू वाला आता है। विजुअल स्टूडियो अलग है और विजुअल स्टूडियो कोड अलग है। आपने कौन सा करना है? ब्लू वाला, ठीक है। यहीं पे आप जाओगे, विजुअल स्टूडियो कोड लिखा हुआ आएगा, इस पर क्लिक करोगे आप, आपके पास लिंक ओपन हो जाएगी। आपके पास विंडोज़ है, मैक है, कुछ भी है, आप क्या करोगे, डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक करोगे और इसको डाउनलोड कर लोगे। एक चीज़ याद रखना, ये विंडोज 7 वगैरह में नहीं चलते, अगर किसी के पास ओल्ड सिस्टम्स है तो उनको अपडेट करें, ठीक है। ये मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा, आप उस पर विंडो 10, विंडो 11 इस तरह की चीज़ों को यूज़ करें, ठीक है, अगर किसी के पास ओल्ड सिस्टम है। क्योंकि अगर तो आपने वाकई में ये समझना है कि जो है ना चीज़ें कैसे काम करती हैं और इस वक्त मार्केट में क्या चीज़ें चल रही हैं, तो उसके लिए आपको फिर मार्केट के सिस्टम से तो अपडेटेड रहना ही पड़ेगा, है ना। तो पीसी भी आपको अपडेटेड चाहिए उस चीज़ के लिए, ठीक है। आप लोगों के पास जो पीसीज है सैलानी के अंदर, ये तो बहुत हाई फाई है, मतलब आप इजीली यहाँ पे काम कर सकते हो। बट घर पे नहीं है तो आप उसको क्या करो, परचेज़ करो। आपको मैं बता दूंगा कि आपको कौन कौन सा स्पेसिफिकेशन, मेरे हिसाब से आप एक मिनिमम बताऊँ तो आप i5 i7 जनरेशन तक तो लो, जिसमें आप एटलीस्ट 4 से ऊपर ही लो, 4 से ऊपर लो। मैं तो 5 भी रिकमेंड नहीं करता, वैसे एक बात है, बट अगर आपके पास बजट इतना नहीं बनता तो आप एटलीस्ट 5 तक तो ले लो, अदरवाइज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बेकार हो जाएगा वो आपके लिए। अगर आपका बजट नहीं बन रहा है तो फिर आप सैलानी में आके आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आपका जब बजट बन जाए तो फिर आप उस चीज़ पर जो है ना ले लेना। या बजट बन सकता है अगर आप उसको समझाओ, यानी कि आपके पास जो मोबाइल है, यहाँ पे सबके पास अच्छे अच्छे मोबाइल होंगे, 20, 25, 30 हज़ार, 40 हज़ार रुपये का मोबाइल होगा, ठीक है, होगा ना, मुझे पता है ईजिली होगा भाई। उसको बेच के भी अगर आपको पीसी लैपटॉप लेना पड़े तो ले लेना, मैं आपको अच्छी बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो आप मोबाइल दोबारा ख़रीद लोगे, मुझे पता है, और उससे अच्छा ख़रीद लोगे, मुझे पता है इस चीज़ के बारे में, अगर तो आपको नीड है तो। लेकिन अगर आप उसकी वैल्यू को नहीं समझोगे ना तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वैल्यू समझनी है कि अगर आप लैपटॉप ले रहे हो तो उसका पर्पस क्या है। अब मुझे पता है बहुत सारे घर जो है ना, बच्चे घर पे जाके अम्मी अब्बू को बोलेंगे यार वो कंप्यूटर जो है ना सीखना है, गेमिंग पीसी दिला दो, है ना, और गेमिंग कर रहे होंगे। ऐसे भी हमें मिले हैं भाई सारे, ठीक है। तो पेरेंट्स आके पूछते हैं सर 5 लाख रुपए का पीसी, मैंने बोला 5 लाख भाई क्या हो गया भाई। फिर वो अब ऐसी बात करेंगे तो फिर पेरेंट्स को बताना पड़ता है कि भाई आपका बच्चा आपको बना रहा है, कुछ भी नहीं है, सही है। तो ऐसा भी होता है, तो ऐसा भी नहीं करना आपने, ठीक है। उनकी उनकी जेब के ऊपर भी इतना भारी नहीं पड़ना। एक ऑन एन एवरेज मेरे हिसाब से आपको 50, 60, 70 हज़ार रुपये के अंदर एक अच्छा पीसी लैपटॉप मिल जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर आपको 40 तक भी मिल जाता है,
ऐसा नहीं है नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। रैम आप एटलीस्ट उसके अंदर देखो मिनिमम बिल्कुल लास्ट, मतलब मैं कहता हूँ ना बिल्कुल वो एंड बिल्कुल हो तो वो 8 GB होनी चाहिए, वरना मेरे हिसाब से एटलीस्ट आप 16 तो रखो ही रखो रैम उसके अंदर। हार्ड ड्राइव आपकी अगर रखनी है रखो, SSD आपको रखनी है अपने हिसाब से रखो, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको लगता है 512 तो आप 512 रख लो, 256 रख लो अपने हिसाब से। प्रोसेसर आपके पास i5 i7 के अंदर जनरेशन उसमें 5 से अबव होनी चाहिए। अगर आप मुझसे पूछोगे मिड लेवल पे, मैं कहूँगा i5 8 जनरेशन ले लो, i7 8 जनरेशन ले लो, अच्छा सिस्टम है, अच्छा लॉन्ग टर्म पे चल जाता है, ठीक है। मैंने भी अपने टाइम पे लिया था, आज भी चल रहा है, अच्छा चल रहा है, मुझे तंग नहीं करता, ठीक है। अब थोड़ा ख़राब हो गया है वो एक अलग बात है, बट ये कि चला बहुत अच्छे, मतलब मैंने अपने कोर्स के बाद जो मैंने पहला लैपटॉप अपनी इनकम से खरीदा था वो मैं तकरीबन खरीदा था इतने का ही खरीदा था, 70-80 हज़ार खरीदा उस टाइम पर। तो वो i5 i7 8 जनरेशन मैंने उस टाइम पे खरीदा था, 16 GB रैम और उसमें 512 SSD है, ठीक है। तो वो उस दौर के हिसाब से था, लेकिन आज के दौर के हिसाब से भी मैं क्या कहूँगा कि वो मीडियम कैटेगरी के अंदर आता है, आप उसमें काम कर सकते हो इजीली, मैं अभी भी उस पर काम करता हूँ, इजीली हो जाते हैं सारे काम, ठीक है। तो सिस्टम अच्छा रिक्वायर्ड आपको चाहिए होगा, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आपको जो है बस एक डेल HP आप जो भी देख लो, चाइना ब्रांड की तरफ आप जाओगे तो बहुत तंग करते हैं, तोशिबा वगैरह इस तरह के आते हैं, बहुत तंग करते हैं अक्सर ये। तो बेहतर ये डेल और HP में देखो, अच्छा मिल जाता है आपको। मैक भी यूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर है, मैक भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैक भी अपडेटेड, हाँ, चूँकि हर जगह चीज़ चलेगी। M5 भी आता है उसमें, M4 भी आता है, आई थिंक लास्ट अभी जो चल रहा है ना वो है M4 भी बेटर है, बट वही महंगे हैं, मैक तो बहुत महंगा है ना, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। अगर आपकी 6-7 लाख रुपए तक का है तकरीबन इतने का मैक, मैक एयर, हाँ एयर भी उसमें आता है, बट मैंने वही कहा ना कि देखो 19 से मेरे ख्याल से बाद के बाद से शायद जो है ना M4 तो लेटेस्ट है, लेकिन उसके अंदर एक तो 21 में 22-23 में भी आए ना, 25 के अंदर तो आपका भी लेटेस्ट आया ना, तो वो तो सारे चलेंगे ना, उसमें तो प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन इसके अंदर ऐसा भी है कि अगर कुछ लोगों के पास 2019 का मॉडल भी होता है, 20 का भी है, तो ज़रूरी नहीं है उसमें चले, ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैक सिस्टम्स अपडेट मांगता है, सॉफ्टवेयर अपडेट मांगता है। हाँ सॉफ्टवेयर यही है, यहाँ पे अब आपके पास जो है ना लिखा हुआ आ जाएगा ऑप्शन, खुद ही आ जाएगा, आप यहाँ पर जाओगे, सही है, आपके पास यहाँ खुद ही ऑप्शन आ जाएगा कि आपने डाउनलोड कौन सा करना है। जब आप मैक यूज़ करो तो मैक ही आएगा, सिस्टम उनके पास होता है, ठीक है। आप लोग जिस तरह सिंपल नॉर्मल चीज़ें इंस्टॉल करते हो उसको इंस्टॉल कर लेना अपने पास, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मुझे इसको इंस्टॉल करने की नीड है नहीं, आप घर जाके कर लेना। उसमें आपके पास 4 चेक्स आएंगे, वो चारों चेक्स आप जो है ना ऑन करके जो है ना उसको कर लेना, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, अगर आप उसको स्किप कर भी देते हो तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट उसका बेनिफिट क्या है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा उसका। बट वो चारों चेक को जो है ना आप ओपन कर लेना, मतलब उसको चेक कर देना, ठीक है। इसको हम कहते हैं, ये जो हमारे पास टूल है ये कहलाता है हमारे पास IDE, IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी कि ये एक इट्स सेल्फ टूल है जो कि सॉफ्टवेयर और वेब और इस तरह की एप्लीकेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं IDE, सही है। तो आज के दौर में तो ये आपके पास इसमें कर्सर भी आता है इसके अंदर आपके पास, ठीक है, आप चाहो कर्सर यूज़ कर लो, सेम है भाई, ये AI कोडिंग होती है। बट अभी इनिशियली मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि अभी आप सीखने वाली स्टेज पर हो ना, तो इसको थोड़ा अवॉइड करना, तंग करता है ये चीज़ें, तो आपको पहले से आंसर देना शुरू कर देगा तो आप फिर सीख नहीं सकोगे, चीज़ों को समझ नहीं सकोगे। तो बेहतर ये है कि आप VS कोड ही करो, लेकिन उसका AI भी उसमें कोई डालना मत, ठीक है। अभी इनिशियली कर्सर आ जाता है, फिर इसके अंदर आपके पास एंटी ग्रेविटी आता है, इसके अंदर लवेबल टूल नहीं है, IDE नहीं है, एंटी ग्रेविटी इसके अंदर आपके पास आता है। इसके अंदर आपके पास क्लॉड आता है, क्लॉड तो खैर एक अलग चीज़ है, वो IDE में नहीं आता। लवेबल आपके पास एक टूल है, बाकी एंटी ग्रेविटी के अलावा एक और आता है, मेरे जहन में याद नहीं आ रहा कौन सा आता है, विस विस्पर फ्लो आता है, नहीं विस्पर फ्लो नहीं है, एक और है मेरे जहन से निकल गया है, ठीक है, मेरे जहन में इस वक्त आ नहीं रहा। तो इस तरह के बहुत सारे IDEs आपके पास आपको मिल जाएंगी। आज के दौर में तो बहुत सारे एंटी ग्रेविटी लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, लोग कर्सर यूज़ करते हैं और भरपूर चीज़ें यूज़ करते हैं, बट आप नॉर्मल VS कोड ही यूज़ करो, क्योंकि अभी आपको जो है ना किसी AI की तरफ तो मूव करने की नीड नहीं है। AI को यूज़ करना है, हम लर्निंग के लिए यूज़ करेंगे, बट उसको अभी डेवलपमेंट के लिए हम अभी इनिशियली यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि लर्निंग फेसेस के अंदर हम अगर इसको यूटिलाइज़ करेंगे तो आप फिर सीखोगे कम, बनाओगे ज़्यादा, तो फिर आप प्रॉब्लम आपके लिए जब इंडस्ट्री में पहुंचोगे ना तो प्रॉब्लम्स आएंगी बहुत सारी आपके लिए वहाँ पर, ठीक है।
आज की क्लास पर हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास से फिर इंशाल्लाह हम इसकी प्रैक्टिकल सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और थोड़ा फास्ट चलेंगे हम, चूँकि HTML आसान है, इतनी मुश्किल है नहीं। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।